थोड़ा सा शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका दूसरे लेक्चर के अंदर ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। पिछले क्लास में हमने कुछ भी नहीं डिस्कस किया था कंटेंट वाइज। आपका सिर्फ हमने डिस्कस किया था लॉ क्या होता है और पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे हमको पढ़ने क्या अप्रोच रहेगा, ये सारी बातें। आज हम लोग ऑफिशियली कंटेंट वाला शुरू करेगा काम। जैसा अब आपको बताया, हम लोग कंपनीज एक्ट से शुरू करेगा और कंपनीज एक्ट करते करते बीच में अदर लॉज उठा लेगा, क्योंकि मेरे लिए अदर लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब बाकी लोग सौतेला हम लोग नहीं करेगा, हम लोग बहुत अपना लेगा। तो थोड़ा कंपनीज एक्ट करने के बाद अपने ट्राई करते हैं कि थोड़ा जो है अदर लॉज उठा ले, वेटेज वाइज कर ले पहले, ठीक है ना। हालांकि छोड़ के कुछ भी नहीं जाना एग्जाम में, एक एक चीज, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन करके जाएगा, कुछ छोड़ के नहीं जाना, बट फिर भी ठीक है ना। तो कंपनी कॉर्पोरेट लॉ से शुरू करिए। कॉर्पोरेट लॉ में जैसा मैंने आपको बताया, कौन सा आपका टॉपिक है, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें आपका सेक्शन नंबर 1 से लेकर कितना है, 148 तक, ये सिलेबस में आपको अभी 1 से लेकर 148 है। ये टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जैसा मैंने आपको बोला, ठीक है। और ये 10 चैप्टर वही है जो कंपनीज एक्ट का 10 चैप्टर्स है। तो फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर आप देखो आता है, जिसके अंदर दो सेक्शन है, 1 एंड 2, और इससे रिलेटेड रूल है कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल 2014। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल तक के सारे अमेंडमेंट हम आपको इनकॉर्पोरेट करके देगा। इस चैप्टर के अंदर जो अभी तक एक मेजर अमेंडमेंट आया है आपके एग्जाम के लिए, वो एक ही है। वो कौन सा है? स्मॉल कंपनी की जो परिभाषा है, पहले पेड अप कैपिटल 2 करोड़ थी, टर्नओवर 20 करोड़ थी, अब वो डबल हो गया, ठीक है, 4 करोड़ और 40 करोड़। 2021 में इसको 50 लाख और 2 करोड़ से 2 करोड़ और 20 करोड़ पहुंचाया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने तब अपनी स्पीच में कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को एग्जेम्पशन देना चाहते हैं, सो दैट हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंडिया में इंप्रूव कर सके। उसी में उन्होंने कहा था कि जितनी कंपनीज है, करीब करीब उन्होंने डेटा दिया था कि जितनी प्राइवेट कंपनी है, करीब करीब 80% सब इस एग्जामेशन में आ जाएगी, जब हमने लिमिट को बढ़ा के कर दिया कितना, 2 करोड़ से 20 करोड़। अभी इस लास्ट ईयर उन्होंने और इस लिमिट को बढ़ाया ताकि और प्राइवेट कंपनीज इस दायरे में आ जाए। पहले अगर 70-80% कंपनी कवर थी, तो अब और ज्यादा हो गया होगा, लेट से 90-95% कवर हो गया होगा। तो क्या कर रही है, क्यों करा? ईज ऑफ डूइंग। स्मॉल कंपनी को कई जगह पर एग्जेम्पशन दिया गया, आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो इस एग्जेम्पशन के दायरे को बढ़ाने के लिए ये लिमिट कर दिया 4 करोड़ और 40 करोड़। तो इस चैप्टर में आपके एग्जाम के लिए एक प्रिलिमिनरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो यही है। आपका स्मॉल कंपनी का लिमिट कितना करा दिया है, 4 करोड़ पेड अप कैपिटल और 40 करोड़ टर्नओवर, यानी ज्यादा कंपनीज को कवर कर लिया। ये एमसीक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है और इसके ऊपर केस स्टडी तो आराम से बनेंगे, ठीक। केस स्टडी और एमसीक्यू दोनों वैसे नहीं बनेगा जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट पूछ लेगा, वैसा नहीं बनेगा। आपको एक एग्जाम्पशन होगा कोई सा सेक्शन में, जैसे मान लो ये सेक्शन स्मॉल कंपनी के ऊपर लगेगा, कि आपको वैसा में घुमाएगा कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे दिया ये वो करके, और फिर आपको पूछ लेगा कि क्या ये सेक्शन पे एप्लीकेबल है। अब मेरा बात समझा? नहीं भी समझा तो हम लोग एक दो क्वेश्चन उस टाइप का उठाएगा, ठीक है ना। तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जैसा बात किया, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। नोट्स आ गया? उधर दे दीजिए, कंपनीज एक्ट 2013। एक बार आप इससे कर लो, क्योंकि मैंने बोला आपका, मैं पीडीएफ अलाइनमेंट मिला दूंगा इसका, ठीक है। आपका नोट्स अमेंडमेंट फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको एक प्रिंट आउट दे दिया, ठीक है। तो अभी मेरी बात सुनो, बुक आपको पूरा मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट मिला रहा हूँ, तो जब तक 1-2 दिन में वो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है ना। अब आपको मैंने क्या बोला, क्या बोला था मैं भूल ही गया। हाँ, हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले हमको एक डेफिनेशन पढ़ना होता है कंपनी। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन जानिए ना भाई, हम पढ़ रहे हैं क्या, कंपनीज एक्ट 2013। तो भाई जब हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता होना कि कंपनी क्या होगा। तो हमारे एक्ट ने, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, हमारे एक्ट ने 3 तरह के एंटिटी को डिफाइन किया, ठीक है। इस एक्ट ने 3 तरह के एंटिटी को डिफाइन किया। पहला आया कंपनी, दूसरा आया फॉरेन कंपनी, और तीसरा आया बॉडी कॉर्पोरेट। बिल्कुल सही, बॉडी कॉर्पोरेट। ये 3 तरह के एंटिटी को हमारे लॉ ने डिफाइन किया। अब इसका लॉजिक सुनो क्यों किया। पहले तो हम कंपनी का डेफिनेशन आपको पढ़ाते हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। ये देखो, ये कंपनीज एक्ट है, मैंने खोल रखा है बेयर एक्ट। इसके अंदर मैं आपको कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाता हूं। देखो 2 क्लॉज 20 मिलेगा। 2 क्लॉज 20 के अंदर आपको ये देखो कंपनी की परिभाषा दिख रही है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ।
कंपनी का डेफिनेशन क्या बोला, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है या इस एक्ट के अंदर या किसी भी पुराने, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या वो 2013 एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ? नहीं, वो तो पुराना 1956 के अनुसार अपना इनकॉर्पोरेट हुआ। इससे पहले 1913 था, उससे पहले और भी था, ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है कंपनीज एक्ट, मॉडिफाई होते 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 तो ये आया, समझ में आ रहा है? तो कोई भी पुराना कंपनी है, 100 साल 200 साल जितना भी पुराना कंपनी है, लेकिन भारत का कानून के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ। सर इनकॉर्पोरेट कैसे होता है? फाउंडेशन में मैंने आपको याद है एक वेबसाइट पे विजिट कराया था, mca.gov.in, उससे मैंने ले जाकर के कंपनी बनाना दिखाया था। वो सेम प्रोसेस हमको इंटर में भी सीखना है, लेकिन वो थोड़ा बाद में आएगा। तो कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, mca.gov.in उस वेबसाइट में जाकर के हम कंपनी का जितना डॉक्यूमेंट्स होता है सारा होता है, आजकल सब ऑनलाइन होता है। आजकल गवर्नमेंट बहुत फास्ट ट्रैक कर दिया, जितना जल्दी आपका बहुत जल्दी काम होता है। इनका टारगेट है 1 दिन के अंदर आप कंपनी बना लो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमको करना है। आज आप सोचो कल परसों तक आपका कंपनी तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि इतना प्रैक्टिकली हम लोग अचीव नहीं कर पाए पॉसिबली, क्योंकि कई बार वो रोक देते हैं आपका चीज को, कई चीजों के लिए, कई डॉक्यूमेंट का मिसिंग है, ये मिसिंग है, वो तो अभी नहीं पहुंच पाए। बट होपफुली फ्यूचर में हम 1 दिन में कंपनी बनाने वाले प्रक्रिया पर जल्द पहुंच पाएंगे। तो आप समझा कैसे इन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कैसे कंपनी बनता है। आपको mca.gov.in ये वेबसाइट है। एमसीए कैसा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कल मैंने समझाया था ना, हमारा एग्जीक्यूटिव विंग हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा विभाग कंपनीज एक्ट को कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसी का वेबसाइट है कौन सा, www.mca.gov.in। ठीक है, तो उस वेबसाइट पे जाकर आप कंपनी बना सकते। अब सवाल यह है कि सर कंपनी ये, अब मान लो सर एक ऐसा कंपनी हम ले लेते हैं, एप्पल आईएनसी। क्या ये एप्पल आईएनसी इंडिया में बनी है क्या? आईएनसी क्यों लिखते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर जो कंपनियां बनती है उसको प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं लिखते, उसको आईएनसी लिखते। तो एप्पल आईएनसी, क्या ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 है क्या? क्या ये कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ इंडिया? दोनों ही नहीं है। तो क्या ये एप्पल आईएनसी हमारे भारत के हिसाब से कंपनी हुआ क्या? क्या ये भारत के कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी हुआ क्या? नहीं। जो कंपनी के डेफिनेशन में क्या लिखा, कंपनी मतलब वो कंपनी जो या तो इस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 या फिर पुराने प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हो। मेरी बात समझ रहे? कितना बढ़िया बात बोला। सुनो, बढ़िया बात कैसे बोला, लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक समझ में आया क्यों बोला होगा ऐसा, बोलो तो। मैंने फाउंडेशन में पूरा बताया हुआ आप लोग को। बेटा देखो एक बात है, एप्पल आईएनसी अपने यूएस का देश में बने, क्या वो इंडिया का कंपनीज एक्ट को मानेगा? जैसे इंडिया का कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, आपके बही खातों का ऑडिट कौन करेगा? चार्टेड अकाउंटेंट। वो कौन चार्टेड अकाउंट, जो आईसीआई इंडिया के अंदर जो चार्टेड अकाउंटेंसी का एग्जाम में से वो आपके बही खाते का दस्तावेज। तो यूएस वाली कंपनी क्यों मानेगी? यूएस वाली क्यों इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंट से अपना बुक्स को ऑडिट करेगी? वो तो यूएस वाले बंदे से ऑडिट कराएंगे ना। बात समझ में आ रहा है? तो क्या यूएस में बनी कंपनी इंडिया का कंपनी लॉ मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो क्या उसके ऊपर लगा के फायदा है क्या कंपनीज एक्ट को? नहीं। तो सिंपल क्या किया, कंपनी का डेफिनेशन से बाहर कर दो इसको। बात समझ में आ रहा है? जो कंपनी का डेफिनेशन मैंने क्या लिख दिया, कंपनी मतलब वो जो या तो हमारे भारत के कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ या फिर पुराने लॉ के तहत, यानी कंपनीज एक्ट 1956 1990 ऐसा लो, तो उसको कंपनी का परिमाण, या उसी को क्या करना होगा, पूरा कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंस करना होगा। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कि कंपनी का डेफिनेशन ऐसा क्यों बना है? ठीक है ना, सिंपल सा बात है। विदेश का कंपनी है, विदेश में इनकॉर्पोरेट है, वो हमारा देश का कंपनी लॉ क्यों मानेगा? वो तो अपना देश का कंपनी लॉ मानेगा। सिंपल सा बात है ना, इसीलिए इसको ऐसा फ्रेम कर दिया। यहां तक समझ में कंपनी का दूसरा एंटिटी बनाया फॉरेन कंपनी। इसके पीछे का लॉजिक, कई ऐसी विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड, तो इंडिया का कंपनीज एक्ट मानेगा। भाई जो विदेशी कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस कर, मान लो एप्पल आईएनसी है, एप्पल आईएनसी का इंडिया के अंदर कई सारा ब्रांचेस है, 50 ब्रांच खोल के रखे। ठीक है ना, कंपनी का 50 ब्रांच है यहाँ पे। कोई भी इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, वहां से आकर के यहाँ क्या खोला है, सिर्फ ब्रांच ऑफिस को खोल सकता है ना, ब्रांच ऑफिस तो खोल सकता है, या ब्रांच ऑफिस खोला है खाली, क्या वो कंपनी है क्या? क्या उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा? पर ऐसी कंपनी को सरकार क्या बोला, सरकार बोला देखो तुम इंडिया में धंधा कर, इंडिया के साथ तुम्हारा क्या है, रिश्ता है। अगर इंडिया के साथ तुम्हारा रिश्ता है ना, तो पूरा कंपनीज एक्ट नहीं लगाएगा, पूरा कंपनीज एक्ट नहीं लगाएगा, सिर्फ एक चैप्टर आपके ऊपर लगाएगा, सिर्फ एक चैप्टर। उसका नाम रख दिया कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो उसके यानी कि वो ऐसा फॉरेन कंपनीज के ऊपर लगा दिया कि भाई तुमको पूरा कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना, मात्र सिर्फ एक चैप्टर फॉलो करना।
और उस चैप्टर में क्या लिखा है मालूम है, जैसे कि तुम इंडिया का जो बिजनेस करता है उसका अकाउंट्स गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा। ऑब्वियस सा बात है, गवर्नमेंट को तो हिसाब चाहिए, पैसा कितना कमाए, टैक्स कितना कमाए, सब तो वहीं से आएगा। तो बोला कि आपका इंडिया के अंदर आपको एक बंदा को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो बंदा क्यों अपॉइंटेड होगा भाई, अगर कभी भी कानूनी कार्रवाई होगी तो उस बंदे को हम नोटिस भेजेंगे, उस बंदे को, ऑब्वियस सा बात है ना। तो ऐसा सब उसमें लिखा हुआ है उस चैप्टर के अंदर। आप बात समझ रहे? बोला अगर तुम बाहर से आए, और बाहर से कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से और इंडिया के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है, तो तुमको सिर्फ एक चैप्टर मानना होगा। वो एक चैप्टर के अंदर क्या लिखा मैंने शॉर्ट में आपको बताया। क्या बताया? जैसे उसमें लिखा है कि भैया आपको बही खाता जो है आपको सबमिट करना होगा, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कि आपको इंडिया के अंदर एक बंदा को अपॉइंट करना होगा, अगर कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम उस बंदा को नोटिस भेजेगा, उस बंदा को अदालत में बुलाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसीलिए वो चैप्टर में वो सारी छोटी मोटी बातें लिखी हुई है, ठीक है। सर ये तीसरा क्यों दिया? फॉरेन कंपनी समझ में आया, कंपनी समझ में आया, ये बॉडी कॉर्पोरेट क्यों दिया? अब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बहुत वाइड टर्म है, बहुत वाइड टर्म, मतलब समझ, बहुत ज्यादा वाइड टर्म है। अब ये क्यों आया सुनो। अब ऐसा एक कंपनी मान लो कीवी आईएनसी, एप्पल आईएनसी, कीवी आईएनसी कंपनी। वो कीवी आईएनसी ना तो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, ना इंडिया का प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड, ना इंडिया के साथ उसका कोई रिश्ता है। भाई देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, तो क्या बन गया वो, सीधा बात खत्म, क्या बन जाएगा वो, कंपनी। और पूरा क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या लागू हो जाएगा, पूरा कंपनीज एक्ट 2013 उसको एप्लीकेबल होगा, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट उसको एप्लीकेबल होगा, यानी उसको पूरा प्रोविजन मानना पड़ेगा। अगर वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो उसमें दो बातें हो सकती है, या तो इसके साथ रिश्ता, इंडिया के साथ कोई रिश्ता है। बेटा अगर इंडिया के साथ कोई रिश्ता है तो गवर्नमेंट क्या बोला आपको, क्या बना देगा हम लोग, फॉरेन कंपनी बना देगा। और फॉरेन कंपनी बना के क्या करेगा, कंपनीज एक्ट का सिर्फ एक चैप्टर एप्लीकेबल कराएगा, ठीक है। पर इंडिया के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, नो रिश्ता नाता, नो रिश्ता। तो फिर आपको बोला, गवर्नमेंट बोला हम लोग एक वाइडर टर्म डिफाइन कर रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, ताकि आप इस शब्द के अंदर भी कवर हो जाओ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कीवी आईएनसी, इसका कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, इंडिया से दूर दूर तक लेना देना, इसका प्रोडक्ट इंडिया का मुंह ही नहीं देखा आज तक, ना इसका कोई आदमी जो जानता ही नहीं है इंडिया कौन है। समझ में आया? क्या ऐसे देश को कोई भी लॉ लगाना है, कब कोई कोई सेंस बनता है क्या, बोलो ना। भाई उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, ना वो कोई धंधा करता है इंडिया में, ना उसका कोई लेना देना है इंडिया से, वो जानता ही नहीं है इंडिया का है। समझ में आया? क्या उसके ऊपर इंडिया का एक भी सेक्शन लगाना लॉजिकल लगता है क्या? नहीं लगता। तो सर फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट क्यों डाल दिया डेफिनेशन के अंदर? देखो बॉडी कॉर्पोरेट वाइडर टर्म में सब कुछ कवर करेगा, मतलब ऐसा एंटिटी को भी कवर करेगा। समझ में आ रहा है? जिस जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, बिजनेस नहीं कर रहा, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बॉडी कॉर्पोरेट इसको कवर, ऐसा क्यों? लॉजिक सुनो क्यों ऐसा जहां पर लॉ मेकर बॉडी, वाई डिड लॉ मेकर यूज द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट? तो लॉ मेकर लोग बोला कि भैया हम लोग को कुछ सेक्शंस के अंदर ना दायरा बहुत ज्यादा बड़ा रखना है, बहुत ज्यादा बड़ा रखना है, इसीलिए हम लोग वहां क्या कर देगा मालूम है, वहां शब्द यूज कर देगा बॉडी कॉर्पोरेट। एक एग्जांपल देते छोटा सा, एक सेक्शन बनाया सेक्शन 184। अब ये सब तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ खाली समझने के पर्पज से, आपके सिलेबस में। उसमें क्या बोला, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, उसका कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ लेना देना है, उसपे उसको कंपनी को बताना होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? भाई अदानी है, अदानी का ये तो अदानी का भाई विदेश में मॉरिशस में जाके कंपनी बना लिया। समझ में आ रहा है? तो इवन दो, मेरा बात सुन रहे, इवन दो वो मॉरिशस वाला कंपनी का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया में कोई बिजनेस नहीं करता, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अदानी का भाई को डिस्क्लोज किया, तभी तो पता चला ना, तभी तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है वो निकाला। डिस्क्लोज नहीं करता तो कैसे पता चलता? इसीलिए लॉ क्या बोला, हर वो डायरेक्टर को, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट विदेश में तुम कोई भी ऐसा कंपनी बनाए जिसका इंडिया से कोई लेना देना भी नहीं है, तुमको तब भी डिस्क्लोजर तो करना पड़ेगा कि भाई हमारा इस कंपनी के साथ लेना देना। आप बात समझ में आ रहा है? तो जहां पर ना लॉ मेकर को दायरा को वाइड रखना है, एक्सट्रीम वाइड रखना है, वहां शब्द क्या यूज कर देता है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो जहां कंपनी और फॉरेन कंपनी तो समझ में आता है, बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बनाया, जहां पर लॉ मेकर को एक्सट्रीम वाइड कवरेज करना है, तो वहां शब्द क्या यूज करता है, बॉडी कॉर्पोरेट। मेरा बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में सब लोग बताओ समझ में। अब हम बात करते हैं, अभी हम कुछ डिस्कस ही नहीं किया, खाली कंपनी का डेफिनेशन किया। कंपनी का डेफिनेशन में क्या है, कंपनी मतलब एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, सिंपल इतना ही बात डिस्कस किया, और तो कुछ डिस्कस किया नहीं। सेकंड डेफिनेशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर।
फॉरेन कंपनी के ऊपर, ठीक है सर। फॉरेन कंपनी के ऊपर क्या बोला? फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन मैं बिना देखे आपको बता सकता हूं। देखो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा। फॉरेन कंपनी होने के लिए पहला मेन क्राइटेरिया क्या होना पड़ेगा? मेन फर्स्ट क्राइटेरिया फॉरेन कंपनी। बेटा पहला क्राइटेरिया तो फॉरेन से ही आ जाना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। वेरी गुड। तो नाम से पहला चलता है कि मेन क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कुछ रिश्ता होना पड़ेगा, रिश्ता फ्रॉम इंडिया। अब आप पूछेंगे सर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कैसा रिश्ता होना पड़ेगा? तो लॉ ने लिखा भैया तुम दो काम कर सकते हो इंडिया के अंदर, दो काम करोगे तो तुम्हारा रिश्ता इंडिया से बन जाएगा, ठीक है। पहला बोला क्या? तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस हो इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस हो इन इंडिया। या फिर तुम कह रहे क्या? बिजनेस एक्टिविटी। सर मजा नहीं है, समझाओ ना, एग्जांपल समझाओ ना। इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस हो इन इंडिया, या तुम करे कोई बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब समझ रहे? रिश्ता का मतलब समझा? रिश्ता मतलब क्या? या तो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कोई बिजनेस एक्टिविटी करो। क्या बोला? या तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो या फिर बिजनेस एक्टिविटी हो। अब बोला सर प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब समझ? प्लेस ऑफ मतलब सिंपल, कोई दफ्तर हो। प्लेस ऑफ बिजनेस दफ्तर है। अब दफ्तर क्या हो सकता है? ऐसा जैसा हम लोग सिनर्जी जैसा बना के दफ्तर कर रहे। तो बोला कि भाई देखो दफ्तर जो है ना, दफ्तर जो है वो कैसा हो सकता है? फिजिकली भी हो सकता है, या एक दफ्तर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी हो सकता है। प्लेस ऑफ बिजनेस कोई भी काम करने का एक वर्क मोड तुम्हारा कैसा हो सकता है? फिजिकल भी हो सकता है, जैसे दफ्तर बना के काम कर रहे हैं, या ई मोड में भी हो सकता है, या इटसेल्फ, या थ्रू एजेंट। मतलब समझा? इटसेल्फ मतलब कई कंपनी का कॉल सेंटर होता है इंडिया में। मैं अभी एक नोन से बात कर रहा था, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज देयर। तो वो क्या करते हैं, यूएसए का कंपनी है, बड़ा कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है। वो यूएसए में माल बेचता है, चाइना से माल बनाता है, यूएसए में मंगवाता है, यूएसए में बेचता है। उसका कस्टमर सपोर्ट इंडिया में कुछ नहीं करता है। और कस्टमर कोई ऑफिस नहीं है, 10 एम्प्लॉइज को यहाँ पर हायर किया हुआ है, सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है मेरे पास? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? कस्टमर कॉल पे सबको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों करता है? इंडिया में ना लेबर थोड़ा चीप है, और चाइना में सबसे बड़ा दिक्कत, चाइना में भी लेबर चीप है, लेकिन चाइना में दिक्कत क्या है? चीनियों को अंग्रेजी नहीं आता। अंग्रेज एक तो काम अच्छा करके हमको थोड़ा अच्छा अंग्रेजी सिखा गए। तो चीनी की एक्चुअल में चाइना के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर की। बहुत पैसा खर्चा करते हैं यार सर कि हम हमको अच्छी इंग्लिश सिखाई दे इस चीज में। तो यहाँ वहां पर ना इंग्लिश अच्छा से, इंग्लिश स्पीकिंग सिटीजन का बहुत कमी है, क्योंकि बहुत लोअर कैटेगरी वाले इधर अपने इंडिया के अंदर सब ग्रेजुएट वगैरह सब अच्छे खासे इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब काम चलाओ तो बोल ही लेते हैं, और थोड़ा बहुत और घस दे तो थोड़ा और बोल लेते हैं। तो अपना कस्टमर सर्विस उन्होंने यहाँ ओपन करा है। तो ये ऐसी कंपनी है, बोलो ना, यूएस में इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रही है, यूएस में रजिस्टर्ड है, यूएस में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं करती है ना, एक प्रोडक्ट उनका एक। इंडिया में कौन वॉशिंग मशीन खरीदेगा यूएस के अंदर? समझ में आ रहा है? कुछ काम नहीं। यूएस इंडिया में अंदर क्या है? सिर्फ एम्प्लॉइज लोग को बैठा रखा है, यानी अपने एजेंट्स को बैठा रखा है, एम्प्लॉइज को बैठा रखा है, जो क्या कर रहा है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली भी, और अपना ऑफिस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहे हैं उसको फोन के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करें। क्या ऐसी कंपनी भी फॉरेन कंपनी हो गया क्या? गवर्नमेंट बोलती है हाँ ऐसी कंपनी भी, यानी तुमको भी अपना सारा अकाउंट्स देना होगा किसको? गवर्नमेंट को। तुमको क्या कर अकाउंट सारा मतलब इंडिया का जितना कमाई किया इंडिया के रिस्पेक्ट में जो अकाउंट्स है वो देना होगा तुमको। एक बंदा को अपॉइंट करना, तो ये सारा कंप्लायंसेस इसको मानना पड़ेगा। आया बात समझ में? श्योर। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन एक बार बोलेगा फटाफट। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी पहला तो फॉरेन नाम से पता चलता है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which is having a place of business in India either through itself or through agent, either physically or through or carries a business activity in India। समझ में आ रहा है? कुछ काम नहीं है, सिर्फ इंडिया में सामान बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, मैं खुद भी उसको यूज करता हूँ, नाम तो मैं नहीं बता रहा, चलो नॉर्मली मैं, पीडीएफ एडिटिंग का बहुत अच्छा वेबसाइट है। कुछ ऑफिस नहीं है उसका, कोई दफ्तर नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं, कुछ नहीं है, सब फॉरेन, सिर्फ वेबसाइट अपना देके रखा हुआ है।
मतलब इंडिया से कोई कस्टमर जाएगा, डॉलर में पेमेंट करो और इंडिया का बंदा भी यूज कर सकता है। क्या वो बिजनेस एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं इंडिया के अंदर? बोलो ना हाँ कि ना। क्या बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस तो कर ही रहा है भाई, कस्टमर्स क्लाइंट्स कहाँ से एक्वायर करे? इंडिया से। क्या ऐसी कंपनी को भी फॉरेन कंपनी में काउंट किया जाएगा? सरकार बोला हाँ। तो इंडिया का रिस्पेक्ट, जितना अर्निंग होगा, जितना एक्सपेंस होगा, सारा का खर्चा उसको क्या देना होगा? सरकार के पास फाइल करना। बस क्लियर है, एकदम क्लियर है सबको, कोई कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, नाम से पता चल गया। और साथ में क्या था? हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन, अरे प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या तो फिजिकली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, या फिर इधर इटसेल्फ, या फिर थ्रू एजेंट, या फिर और कैरीज ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी इन। बस फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन लर्न हो गया। बात समझ में? सर कोई क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? आता है, क्वेश्चन दिखाएगा भी। क्वेश्चन आया फॉरेन कंपनी के ऊपर, क्वेश्चन आया, इसमें आता है, फाइनल में भी आता है, मजे की बात है। ओ फाइनल में भी आता है, समझ में आ रहा है? तो इंटर में तो आता ही आता है, फाइनल में भी पूछने लगता है, तो आ सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है, बहुत आता है, फाइनल लेवल में भी आता है, तो आपको तो बिल्कुल पूछ सकता है। और ये डेफिनेशन पे पूछता है। और मुझे लगता है कि आपके, क्योंकि मैंने देखा इंटर के अंदर जो लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, उसने एक क्वेश्चन पूछा था, बच्चा को घुमा दिया था। मैं अभी क्वेश्चन नहीं निकालता, टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, सुनना। वांगचुक लिमिटेड is a company incorporated in India and has a liaison office in India. Discuss whether such company will be termed as a foreign company. एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 3 नंबर का करीब करीब क्वेश्चन पूछा था ये। Discuss whether it will be termed as a foreign company. बोल क्यों? बच्चा लोग यहाँ पर घूम गया, वांगचुक लिमिटेड देखते उसको लगा पता नहीं विलायती चीनी कंपनी है, और दूसरा लिख दिया लाइजन ऑफिस, तो बच्चा लोग लाइजन ऑफिस में खो गया, वो ढूंढने लगे लाइजन ऑफिस मतलब क्या होता है। अरे भाड़ में जाए लाइजन ऑफिस क्या, पहला लाइन में ही आंसर था, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। भाई वो कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी हो ही नहीं सकता कभी भी। बात समझ में आ रही? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, समझ में आ रहा? पक्का? फिर से एक बार फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन बता दो, एक एक करके, उधर से शुरू करो, एक एक करके बोलते थे। फॉरेन कंपनी पहला वर्ड, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक बोला। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड, इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, कैरीज एनी बिजनेस एक्टिविटी इन। तो ये बना फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। याद हो गया? याद हो गया ना? पक्का? अब एग्जाम में जो सवाल आया वो देखते हैं। एग्जाम में तुम लोग का जो हम मटेरियल में भी सवाल दिया हुआ है, तुम लोग को मिलेगा फॉरेन कंपनी के अंदर जो एग्जाम में सवाल है, और हम तुम लोग को दिया हुआ है, जानबूझ के एक ही सवाल दिया क्योंकि वो सवाल टेक्निकल है, हमको वही कराना है, बाकी इजी इजी सवाल हम दिया नहीं इसमें। देखो, कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ इंडिया के, प्लेस ऑफ बिजनेस हो इधर इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली हो या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यहां तक ठीक है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करें इन इंडिया के अंदर, ठीक है। एग्जाम में सवाल देखो क्या है। टेरेसा लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। 18 नवंबर 18 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंपनी हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होने से भी तो आ जाता है ना। थ्रू डेटा इंटरचेंज इन इंडिया, वो डेटा इंटरचेंज का काम कर रहे हैं। आपको एक्सप्लेन करने की क्या ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी कि? बाप रे बाप, अब ये सर ये क्या था, खतरनाक बात हो गया। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। मैं आपको इजी करके समझाता हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये एग्जांपल समझना, सारा क्वेश्चन इस टाइप का समझ में आ जाएगा। मेरा एग्जांपल समझ लो। अच्छा क्वेश्चन पढ़ रहे बच्चे लोग, बहुत ध्यान से पढ़ रहे, बेटा समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये एक टाइप का क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा, ठीक। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक बताता हूं, जैसे हमारी क्लासेस है सिनर्जी C3, सिनर्जी सी, ये इंडिया के अंदर क्या करती है, बच्चों को सीए पढ़ाती है, सीए के कोर्स में एनरोलमेंट कराती है, ठीक। अब एक मान लो यूके की कंपनी है, लेट्स से बेकर प्रोफेशनल, ये भी एक अच्छा नामी इंस्टीट्यूट है, जैसे सिनर्जी C3 है, ये क्या कर रही है, बेकर प्रोफेशनल INC ले लेता है, ये कहा है यूके के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है।
ये बच्चों को क्या पढ़ाती है, एसीसीए का कोर्स कराती है। एसीसीए मतलब एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मतलब जैसे अपना आईसीआई सीए का डिग्री देते हैं वैसे वहां पर एसीसीए का डिग्री होता है, वहां के सी को एसीसीए का डिग्री से दिया जाता है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि भैया देखो हमने ये देखा है कि यूके के अंदर कई लोग ना इंडियन सीए करने में इंटरेस्टेड होते हैं, इंडियन सीए करने में इंटरेस्ट, और इंडियन सीए के अंदर भी कई लोग जेन्युइनली ऐसे होते हैं जो यूके का एसीसीए करते हैं। मैंने खुद डिप्लोमा आईएफआरएस किया हुआ है एसीसीए से, तो कई लोग यूके वाला डिग्री लेने, क्योंकि इससे आपका ना स्कोप बढ़ जाता है, आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। तो ऐसा दोनों करना, तो एक काम करो ना, हम लोग डेटा एक्सचेंज करते हैं। ये कंपनी क्या बोल रही है मेरे को, बोलते हैं डेटा एक्सचेंज करते हैं, हम तुमको वो स्टूडेंट्स देगा जो एसीसीए कर रहे हैं और इंडिया का है, तो वो लोग क्या होगा, इंडियन सीए करने में भी इंटरेस्ट होगा। एक्चुअली सीए इंस्टीट्यूट का ना टाई अप है हर अलग अलग देश के इंस्टीट्यूट। जैसे मैं आपको सिंपल ऑस्ट्रेलिया का बताऊं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई अप है ऑस्ट्रेलियन सीपीए का। मतलब अगर आप इंडियन सीए पास कर लेते हैं, आप सिर्फ 4 पेपर देकर के ऑस्ट्रेलिया का सीपीए बन सकते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया का सीए बन सकते हैं। समझ में आ रहा है, वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा सीपीए कर लिया, उसको इंडिया में आके 8 पेपर क्लियर करना पड़ेगा, तब वो इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों हुआ ऐसे, तो आप लोग कितना पेपर देते, 4 फाउंडेशन में देता है, 8 इंटर में देगा और 8 फाइनल में देगा, तो कितना हुआ, 16 पेपर, सॉरी 20 पेपर। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया से सीपीए पास करके आएगा, आपको 20 नहीं देना, आपको 8 ही देना है खाली। 8 पेपर देकर के आप इंडिया का सीए, एक बार में 8 पेपर देकर आप इंडिया का सीए बन सकते हैं, यानी इंडिया के अंदर भी आप साइन इन कर सकते हो। तो ऐसा कई लोग होता है जो मल्टीपल करते हैं, क्योंकि इससे ना जॉब में भी बहुत एक्सपांशन मिलता है। तो जैसे इंडिया का सीए करके यूएस यूके का कर लेते हैं, या ऑस्ट्रेलिया का कर लेते हैं, या यूएस सीपीए कर लेता है। ठीक है, यूएस सीपीए में मेरा भी बहुत दिल था, दिल इसलिए नहीं था कि कुछ करना है यूएस सीपीए, अल्टीमेटली सेटल तो यानी यूएस सीपीए करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है, आजकल मैंने सुना है कि वो, बट पहले जब हम लोग के टाइम पे था तो यूएस सीपीए का एग्जाम इंडिया में नहीं होता था, ओ तो यूएस जाके एग्जाम देना पड़ता था। तो मैंने कहा कि ऐसे तो मम्मी पापा घर से यूएस जाने देंगे नहीं, मैं कहूंगा पढ़ने के लिए जाना है तो क्या मालूम जाने भी दे देंगे। तो यूएस सीपीए अब आजकल तो इंडिया में होने लगे, आई थिंक जितना मेरे को नॉलेज में इंडिया में होने लगे, तो आप लोग को वो दुख की बात है। ऐसा कोई कोर्स ढूंढो जिसका एग्जाम इंडिया में हो ही नहीं, मम्मी पापा को बोले ये करना ही है मेरे को, खुद का मौका मिल सकता है विलायत। खैर वापस आते हैं। तो हमने क्या टाई अप किया, हम सिर्फ डेटा को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। मतलब मैं अपने स्टूडेंट का डेटा आपको भेजूंगा, आप अपने स्टूडेंट का डेटा मेरे को भेजना, हम यहां से उनको पिच करेंगे कि भाई इंडियन सीए कर लो, हमारे इंस्टीट्यूट से कर लो, बेस्ट कोचिंग है ये वो हमारे स्टूडेंट को पिच करेंगे कि भाई यूएस हमारे यहाँ से कर लो, हमारे मटेरियल्स फॉलो करो, हमारे ऑनलाइन लेक्चर खरीद लो, हमारे बेस्ट टीचर ये। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं। अब ये कंपनी बेकर प्रोफेशनल आईएनसी सरकार को पूछ रही है कि भैया क्या हम फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि नहीं, बताओ। क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछा, हाँ। अब क्वेश्चन में यह आया कि आप क्या पढ़ेंगे कि नहीं, इसके लिए हमको ना एक डेफिनेशन समझना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड का डेफिनेशन। कि साहब इलेक्ट्रॉनिक, सरकार ने बोला कि देखो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा इधर इटसेल्फ और थ्रू सॉरी फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मोड को डिफाइन कर दिया, बोला इनमें से कुछ भी काम कर रहे हैं ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑटोमेटिकली आ गया, और प्लेस ऑफ बिजनेस आती है तो क्या बन गया तुम लोग, फॉरेन कंपनी। समझ में आया। तो अब अपने को इलेक्ट्रॉनिक मोड का परिभाषा समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो कितना सारा चीज दिए दिया, देख रहे हैं, ये देखो कितना सारा आइटम इसके अंदर दे दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे रहा है। तो इतना सारा इसके अंदर भी कितना सारा चीज है, तो इसमें से कोई एक उठा लेगा। देखो डेटा इंटरचेंज ये रहा, डेटा इंटरचेंज ये रहा। अब 2018 में क्या किया, सवाल पूछ लिया डेटा इंटरचेंज के ऊपर, और क्या आ गया, अब डेटा इंटरचेंज इलेक्ट्रॉनिक मोड का परिभाषा में पढ़ता है तो क्या होगा, फॉरेन कंपनी में आ गया, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन में गिर गया। मेरा बात समझ में है, पक्का कॉन्सेप्ट समझ में है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो फॉरेन कंपनी है कि नहीं डायरेक्ट पूछता है, एक ही इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर से पूछ लेते हैं। समझ में आया। अब सर क्या एग्जाम में हम लोग को एक एक सर्विस याद करने, नहीं, इसमें हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक एक बैठ के रटना नहीं, इतना सारा भूल जाएगा। इसको अभी मैं एकदम अच्छे से बहुत टाइम लेके समझाऊंगा, और इसको एक बार रिवीजन करेंगे तो समझेंगे। एग्जाम से पहले जब रिवीजन होगा ना, उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एक एक बैठ के रटने वाला चीज नहीं है। ये अभी करो, एक बार बीच में रिवीजन करेंगे तब करेंगे, और एक एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से कवर करा देता हूँ कि भैया 4 नंबर का सवाल है तो गलती मत करके आना। ये जस्ट एग्जाम से पहले जो रिवीजन होता है उसमें बताऊंगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, आपको रटने का जरूरत नहीं, कंसेप्ट सब समझ के देगा ना एक एक, आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम में क्लिक करेगा कि डेटा इंटरचेंज है, क्योंकि मैं एग्जांपल्स दे दूंगा सबका। समझ में आ रहा है। तो देखो डेटा इंटरचेंज पे तो सवाल आ गया। डेटा इंटरचेंज तो याद रहेगा कि अगर डेटा इंटरचेंज मतलब क्या हुआ, हम 2 कंपनीज आपस में डेटा की एक्सचेंज कर रही है, ठीक।
अब अब उसके बाद बोला B2B ट्रांजेक्शन करे। B2B और B2C तो समझ में आता है, B2B और B2C। B2B अमेजोन जैसे ना दोनों सर्विसेज रन करता है, अमेजोन B2B भी करता है और B2, जैसे मेरे पास एक अकाउंट B2B का है अमेजोन के अंदर और एक अकाउंट B2C का है। आपके पास B2B का अकाउंट, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा एक फर्म है, प्रैक्टिसिंग फर्म है, वो फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो फर्म का क्या हुआ है सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ। तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो नंबर देके मैंने बिजनेस अकाउंट रजिस्टर, तो वो जो भी सामान देता है उसका जीएसटी इनपुट क्रेडिट मेरे को देता है। तो वो मैंने क्या खोल रखा है, B2B, यानी अमेजोन मेरे को डायरेक्ट बिजनेस को सर्विस दे रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को सर्विस दे रहा है, और एक कंज्यूमर अकाउंट है B2C। मेरे बात समझ में आ रहा है डिफरेंस B2B और B2C से समझ, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस दे रहा है और एक बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है। तो B2B और B2C है। और इसके अलावा अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन, अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डेटा माइनिंग आजकल बहुत जोरों से चल रहा है, डेटा माइनिंग बहुत जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी आने वाला टाइम के अंदर डेटा माइनिंग का। तो डेटा माइनिंग मतलब क्या होता है, नाम से पता चलता है, डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालता है, डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूं, आप कभी भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा, मैं अभी एक ट्रिप बुक किया, मेरे पिताजी को जयपुर जाना था, जनवरी की बात था, तो मैंने उनका टिकट बुक करके दिया ऑनलाइन, ठीक है ना, स्काई स्कैनर नामक वेबसाइट से मैंने उनका टिकट बुक करके दिया। तो स्काई स्कैनर से जैसे मैंने टिकट बुक किया, तो मेरे को अगले दिन गूगल के ऊपर वो जयपुर के होटल्स के ऐड अपने आप चलने लगे। बात समझ में आ रही, ये क्या होता है, डेटा माइनिंग। उसको पता है, टेक्नोलॉजी को पता है कि ये बंदा फ्लाइट लेके जयपुर जाने वाला है, तो मोस्ट लाइकली दैट इज अ पोटेंशियल कस्टमर ऑफ अ होटल। तो होटल वाले ये डेटा निकाल के एड रन करते हैं। कौन डेटा माइनिंग करता है, होटल वाले चीज का डेटा माइनिंग करता है। बात समझ में आ रहा है। और कैसे डेटा, बहुत सारा चीज में डेटा माइनिंग, भाई इतना डेटा माइनिंग हो रहा है आज के तारीख में, आपके पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट किया जाता है उससे। और इंडिया में तो डेटा ऐसा है, हवा में बिकता है, सबका डेटा सबके पास है। अगर आपने एक फोन ईएमआई पे खरीदा है, तो वो कंपनी क्या वो करती है, आपका वो बैंक को डेटा भेजती है, वो बोलती है ये देख के गरीब कस्टमर है, ईएमआई पे फोन खरीद रहे, इसको तो क्रेडिट कार्ड चिपकाना है। समझ में आ रहा है कि इसको पैसे की जरूरत है, तो डेटा माइन करते हैं, उसका फिर एनालिसिस करते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड तो इसको दे देंगे, रिपेमेंट वो होगा कि नहीं, ठीक है, तो फिर वो फिर माइन करके निकालते। जैसे मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, हमारी को चार्टेड अकाउंटेंट को भगवान की दया से इतना बड़े वरदान है, हमको कोई भी बैंक और ये जल्दी से क्रेडिट कार्ड भी दे देती है और लोन भी दे देती है। मैं 5-5 6-6 बैंक का क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा हूँ, वो भी अभी नहीं, 5-6 साल से। सीए बनते मेरे को मिल गया, क्यों मालूम है, इंस्टीट्यूट का वरदान है हमको। अगर हम कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे ना, डिग्री खतरा में आ जाएगा हम लोग का। और इसी बैंक को भी पता है कि भाई इतना घिस घास के बेचारा लटक लटक के बना है सीए, अपना डिग्री जोखिम में डाल के पेमेंट का फ्रॉड वो नहीं करेगा, तो सारा बैंक तैयार रहता है एकदम। तो ये कैसे पता चलता है उनको, माइनिंग के थ्रू करते हैं, ये अपना पोटेंशियल कस्टमर। और आने वाले टाइम में डेटा इज द ऑयल एंड डेटा माइनिंग ही स्कोप है। तो अगर आप डेटा माइनिंग का काम इंडिया में करवा रहे हैं, तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ऑटोमेटिकली होगा, कैसे, वाया इलेक्ट्रॉनिक। ये लोग, कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जो काम करते हैं ना, एल्गोरिदम बनाते हैं, एआई का काम करते हैं, इसमें कई सारा कोर्स होता है, तो वो करने वाले लोग अगर इंडिया में है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो, ये इसमें आ जाते हैं फाइनेंशियल सेटलमेंट्स। फाइनेंशियल सेटलमेंट मतलब क्या होता है, अभी इंडिया के अंदर भी एक काम ऐसा कंपनी निकला है, आपको पता है कि मैं नाम भूल गया, एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हुआ था, इंडिया के अंदर भी एक कंपनी निकला है जो खाली फाइनेंशियल सेटलमेंट का काम कराता है। मतलब अगर आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, इंश्योरेंस कराते वक्त तो बहुत लंबा चौड़ा आपको खाप दिखाते हैं, लेकिन क्लेम सेटल करते वक्त वो हाथ खड़े करते, मुझे माफ करना, ओम साई राम, उनका एटीट्यूड ऐसे ही होता है। तो एक कंपनी निकली है, इट्स अ फर्म ऑफ एडवोकेट, उन्होंने कंपनी बना के काम करी, वो कह रही है कि भैया आपका जो भी अगर क्लेम है इंश्योरेंस का, आप हमसे वेरीफाई करवाओ, अगर वो जेन्युइन क्लेम है तो वो क्लेम के खिलाफ हम कोर्ट में केस जीत गए तो पैसा आपका शायद शेयर होगा, और हार गए तो आपको आपका वो मिल जाएगा। इस तरह के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने इनकी लगी हुई है। और अब ये सोचो, तो इस ऐसे कंपनीज को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सेटलमेंट कराने वाली कंपनी। मतलब क्या है, आपका कोई क्लेम सेटल करा। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं लेता हूं कि मान लो आपने एक कोई मिस्टर माइकल है,
माइकल है, उन्होंने क्या रखा है, माइकल नहीं लेते, कोई इंडियन नाम लेते, मिस्टर रवि, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या रखा है, यूएसए के अंदर एक वो ले रखा है इंश्योरेंस, यूएस के अंदर इंश्योरेंस ले रखा है। मान लो इनका कोई घर था, कुछ भी था, उन्होंने यूएसए में घर का इंश्योरेंस करा, अब उनका क्लेम सेटल होने का बारी आ गया, तो इन्होंने यूएस की कोई एजेंसी या इंडिया की कोई कंपनी को हायर किया, कोई भी ऐसा है कंपनी को हायर किया जो इंडिया के अंदर, या कुछ भी कोई भी एक कंपनी को, मान लो सिंपल सी बात मैं करता हूँ, यूएस का कोई कंपनी है एबीसी आईएनसी, इसको हायर किया यूएस के अंदर और बोला कि तुम क्या करो, मेरे से इस कंपनी का सेटलमेंट करा करके दो, तो इसको क्या बोलेंगे, इस कंपनी ने क्या कराया सर, फाइनेंशियल सेटलमेंट की सर्विस दी है। तो क्या हो जाएगी, ये कंपनी इवन दो इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर कोई दफ्तर नहीं, कुछ नहीं है, तो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में पड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, ये एक फॉरेन कंपनी बन जाएगा। समझ में आया? फाइनेंशियल सेटलमेंट समझ में आया क्या मतलब? फाइनेंशियल सेटलमेंट सिंपल सा मतलब, आपका कोई क्लेम है, कोई ड्यूज है, उसको इंडिया का कोई भी कंपनी उसका सेटलमेंट करा करके देना। पक्का समझ में आया? यहां तक समझ में सबको? ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का, ओके। उसके बाद वेब बेस्ड मार्केटिंग, ये तो कोई बताने का जरूरत ही नहीं है। वेब बेस्ड मार्केटिंग तो डिजिटल मार्केटिंग जो करता है, फेसबुक, गूगल, इस सब की तरफ जो एड्स आता है, ये तो मेरे को बताने का, आजकल ये सब तो बच्चा लोग से सीखने का चीज है, वेब बेस्ड मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा देखो एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, इसका मतलब कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, हम विदेश में कोई कंसल्ट या विदेशी कंपनी से हम कोई कंसल्टेंसी ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं? एक कंपनी है यूएस के अंदर बैठा हुआ है, कोई एक एम्प्लॉय नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हम यूएस से उस कंपनी से, ऐसा बहुत वो हो गया मेडिसिन का मामला में करता है स्पेशली। इंडिया के अंदर कोई ब्यूटिशियन है यूएस का, वो इंडिया में सर्विसेज देता है कि अगर आपका स्किन को कैसे निखारना है, वो खाली आपको वीडियो कॉल के थ्रू सर्विस दे रहे हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कुछ नहीं है, तो वह तो ऐसे भी बिजनेस एक्टिविटी कैरी कर रहा है। और वो बोला इलेक्ट्रॉनिक में भी आ गया, आपका एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विस के अंदर भी आ गया, छोड़ेगा नहीं तुम लोग को। समझ रहे? इसके अलावा डेटाबेसेस का सर्विस, डेटाबेस सर्विस तो आप समझते ही है, डेटाबेस मेंटेन करना। डेटाबेस मतलब समझते हैं, हमारा डेटाबेस क्या होगा, सिनर्जी का डेटाबेस क्या होगा, कौन कौन स्टूडेंट है, कौन से ईयर ऑफ पासिंग है, कौन सा क्लास है, क्या क्या सब्जेक्ट हमसे एनरोल किया, समझ में आ रहा है, कहाँ रहता है, क्या नंबर, तो ये हो गया डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हमने किसी को अगर काम दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके अलावा प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब तो आप लोगों को मालूम ही होगा। प्रोडक्ट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब अगर हेड ऑफिस से ब्रांचेस के जाने, तो सप्लाई, जैसे हेड ऑफिस है किसी कंपनी का बॉम्बे में, 200 ब्रांचेस है इंडिया के अंदर, तो वो सारे 200 ब्रांचेस के अंदर अगर सप्लाई करना है तो क्या हो गया, प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम हो गया। समझ में आता पक्का? ठीक है। इसके अलावा नीचे आओ, ऑनलाइन सर्विसेज अगर आप लेते हैं, जैसे टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग मतलब समझ में आना, जो रोज परेशान करता नहीं है फोन कर करके, सर ये लोन ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये वो फोन वोन तो ठीक है, तो क्या क्या फोन आने लग गया कि भाई बीमारी है क्या आपके घर में, किसी को शुगर है, बीपी है, डायबिटीज, नॉनसेंस, क्या फोन कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो टेली मार्केटिंग समझ में आ गया। टेली कम्यूटिंग मतलब क्या होता है सर, टेली कम्यूटिंग मतलब क्या होता है, टेली कम्यूटिंग, टेलीकम्यूटिंग, कम्यूट करना मतलब क्या होता है, दूर से आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं। कम्यूट करना मतलब दूर से आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम नेचर का कोई भी काम आप दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, टेलीकम्यूटिंग। उसके बाद क्या हो गया, टेलीमेडिसिन, फोन के थ्रू आप मेडिसिन का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके थ्रू एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं लेक्चर्स। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिसर्च, कोई मार्केट स्टडी करके दे रहे हैं, मतलब समझ क्या हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना ओ भाई लोग, ओ समझ में आ रहा है ना, हो क्या रहा है, वो क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या क्या सर्विस को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम किया जाएगा। एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, बाहर का कंपनी एक दे देगा, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया डेफिनेटली रहेगा, क्वेश्चन में घुमाने के लिए क्या बोल देगा, इंडिया के अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है, इंडिया का कोई भी कस्टमर नहीं है, लेकिन लेकिन इंडिया का एक व्यक्ति से क्या करा रहा है, मार्केट का स्टडी करा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गया, द आंसर इज यस, इंफॉर्मेशन रिसर्च में आ गया। और एग्जाम के अंदर 99.9% चांस वर्ड एग्जैक्ट यूज करेगा। जैसे आपको कोई सर्विस के अंदर जैसे टेलीकम्यूटिंग वर्ड है तो टेलीकम्यूटिंग ही है, वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखिएगा, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है मेरा बात? उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड सारी काम, डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, अब ये तो थोड़ा कंप्यूटर वाला बात हो गया। एक सोर्स से मेरे को यहां से अगर कुछ कपिश को भेजना है, उसके फोन में कुछ भेजना है, तो वो डेटा पहले ना कन्वर्ट होता है, पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाता है, वो पहले एनक्रिप्ट होता है, फिर वो ट्रांसमिशन होता है, फिर उसके वहां पे वो डिक्रिप्ट होकर के उसको उस फॉर्म में मिलता है, तो हम लोग को दिखता नहीं है पर वो ऐसे ही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन
सर्विस। तो कोई ना कोई होता होगा ना जो ये कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर ऐसा कोई कंपनी, कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर गिरेगा। उसके अलावा तो बहुत सिंपल है कि अगर आप डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हो या कोई भी सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करते हो इंडिया में या सिटीजन ऑफ इंडिया में, आजकल कई सारा ऐप आ गया, आप लोग सुना होगा, जैसे मैंने बहुत सारा नाम तो ध्यान में नहीं है, बट बहुत सारा यूट्यूब में आजकल कई ऐड करते हैं, या बैठे बैठे आप यूएस के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएस का ऑफर में आप लोग डाल सकते हैं पैसा। तो ऐसा कोई भी काम में अगर आप कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर, ऐप से कर सकते हैं खाली, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर गिरेगा, यानी प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर आ जाएगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक मोड पूरा समझ में आया? मैंने आपको फाउंडेशन में बोला था कि भाई बहुत लंबा चर्चा होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर, फाउंडेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। मैंने बोला फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर के अंदर जरूरी है, इंटर के अंदर सवाल पूछते हैं आपसे, इसलिए मैं बहुत टाइम लेकर के कराता हूँ इंटर के अंदर। ये समझ में आया सबको? एक एक चीज समझ में आ गया ना? एक बार फिर से देख लो, 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, आप पढ़ लो, एक बार रीड कर लो सारा चीज, आपको एक एक वर्ड समझ में आया क्या? कोई भी वर्ड नहीं समझ में, आप मेरे को बोलो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। सर इसीलिए करा रहा हूँ कि एग्जाम में कोई भी वर्ड से सवाल आ सकते हैं, बोरिंग हो सकता है, पर मेरे को उससे मतलब नहीं, बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है, मेरे को मतलब है 4 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर दिलाना। पढ़ लो एक बार। चलो आगे बढ़े फिर। थकान तो नहीं लग रहा है ना? उपाय भी नहीं लग रहा, तो आगे तो बढ़ना ही है अब। ठीक है ना? चलो अब थोड़ा हल्का टॉपिक रखते हैं, थोड़ा हैवी के बाद। बॉडी कॉर्पोरेट में आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट आपको मिलेगा 2 क्लॉज 11। अभी एक बात समझो, बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने आपको 3 एंटिटी बताया ना, 3 एंटिटी डिफाइंड है। पहला क्या बोला? कंपनी। कंपनी तो सिंपल, जो इंडिया कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। फॉरेन कंपनी, company incorporated outside India has a place of business in India either by itself or through agent, either physically or through electronic mode, and carries on a business activity in India. बॉडी कॉर्पोरेट क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अगर आप पढ़ेगा ना 2 क्लॉज 11 का, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या दिया। बोला है कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इंक्लूड करता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट ये एक्सक्लूड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी अन्य बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? बॉडी कॉर्पोरेट का तो डेफिनेशन समझ में नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूजन रहेगा किसका? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एक्सक्लूड करेगा किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और ऐसा कोई भी एंटिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बोल दे कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। बात समझ में आया? इसको तो कुछ पढ़ के समझ ही नहीं आएगा भाई, क्या समझ में आया? तो डेफिनेशन कहां समझ में आया? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या हुआ, समझा सकेगा क्या? नहीं। तो इससे रिलेटेड एक पुराना सर्कुलर आया था, जैसे अभी एमसीए वैसे पहले डीसीए होता था, उसका एक सर्कुलर आया था जो अच्छा से समझाता कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, जो 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 भी जो मिलके बना रहे, क्या कोई एक ऐसा एंटिटी जो लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड है, कोई भी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड है। मैं आपको कई सारे एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? क्या पहला कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? क्या कोई इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ होते हैं क्या? क्या एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ होते? कौन से लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड? एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है? क्या ये इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट? देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे तो एक्ट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्पेसिफिकली 2 क्लॉज 11 ने बाहर कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? स्पेसिफिकली इसको बाहर कर दिया है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा क्या? अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखो, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ? क्या है? हाँ सर, कौन सा लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड? कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड है। कंपनीज एक्ट 2013 तो नहीं, 1956 के तहत इनकॉर्पोरेटेड था। तो कोई भी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड हो तो क्या माना जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है सर, और बताओ ना सर, और बताओ, और बताओ। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर मान लो एप्पल आईएनसी है, एप्पल आईएनसी यूएस कंपनीज एक्ट 2000
18 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ। कोई भी ले लीजिए, यूएस कंपनीज एक्ट 2018 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ एप्पल आईएनसी। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट होगा इंडिया के परिभाषा में? कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इंडियन भाषा के? क्या कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। ये नहीं लिखा इंडिया का लॉ, कोई भी लॉ, वर्ल्ड का कोई भी लॉ के तहत। तो क्या यूएस का लॉ भी इसमें आएगा? आंसर इज आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या ये भी बॉडी कॉर्पोरेट का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था? आंसर इज यस। ठीक है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओ, कंडीशन नंबर 2, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब इसका अंदर का आदमी लोग अलग, ये अलग। क्या एलएलपी का एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है? क्या कंडीशन नंबर 2 एक एलएलपी सेटिस्फाई करता है? कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ, एलएलपी में पार्टनर लोग अलग, एलएलपी का आइडेंटिटी अलग। एलएलपी को कोई प्रॉपर्टी होल्ड करना है तो किसके नाम पे करता है? एलएलपी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कंपनी को कोई प्रॉपर्टी होल्ड करना है किसके नाम पे करता है? पूरे नाम, अपने नाम पे करता है। समझ में? वरना क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब मुकेश अंबानी का ऑफिस में एक दिन चला गया, रिलायंस इंडस्ट्री का ऑफिस में चला गया, शान से गया, चौड़ में 10 शेयर है मेरे पास रिलायंस का, क्या मैं मालिक हूं इसका, धक्के मार के मेरे को निकाल दिया। बोले हट, ये किसका दफ्तर है? ये कंपनी का दफ्तर है, तुम्हारा मेंबर का दफ्तर नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसे वो कहते हैं क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है? द आंसर इज यस। क्या यूएस के अंदर को कंपनी बना है? हाँ, क्योंकि वर्ल्ड ओवर कंपनी का सारा का सेम ही नेचर होता है। जो इंडिया का कंपनी का नेचर है वो बाहर का कंपनी का भी नेचर होगा। ठीक है, तो ये भी सेपरेट, कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हुआ। चलो एक और एग्जांपल में लेता हूँ सर, एलआईसी का ले लेता हूँ, एलआईसी छोड़ो, एसबीआई ले लेता हूँ। क्या एसबीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? मेरा सवाल ये है, क्या एसबीआई किसी कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ है क्या? एसबीआई का कानून, एसबीआई एक्ट पूरा, उसके तहत इनकॉर्पोरेट हुआ है। क्या सेपरेट आइडेंटिटी है? द आंसर इज हाँ, सेपरेट आइडेंटिटी। क्या उसका परपेचुअल सक्सेशन है? परपेचुअल सक्सेशन आप लोगों को मालूम है कि कभी मरेगा नहीं, चलता ही चला जाएगा। एलएलपी का होता है? होता है। इन कंपनीज का होता है? फॉरेन कंपनी का होता है? हाँ, मैंने आपको बताया ना, वर्ल्ड ओवर जनरली कंपनी सबका सेम ही नेचर रहता है। क्या कैपेसिटी टू स्यू है एंड ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, एंड सिमिलरली इट कैन बी स्यून इन इट्स ओन नेम। अपने नाम पर केस करना, फाइल करना, प्रॉपर्टी अपने नाम पे करना, और सिमिलरली कोई दूसरा आदमी केस फाइल करेगा तो कंपनी के नाम पे करेगा। क्या ये सभी में एक फितरत है? द आंसर इज है। ये सारे क्या बन जाएंगे मिलके? बॉडी। यानी कंपनी का जो एसेंशियल फीचर है क्या? परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, टू स्यू, कैपेसिटी टू स्यू इन ओन नेम, टू बी स्यूड इन ओन नेम। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। मेन बात तो ये होता है, कोई लॉ के तहत आप इनकॉर्पोरेट हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारा फितरत अगर मिल जाता है तो क्या बन जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनीज एक्ट, सॉरी, कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है? दो चीज नहीं आएगा, पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेसिफिकली कोई बोल देगा कि ये, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कल को एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और बोला एसबीआई बॉडी कॉर्पोरेट का परिभाषा में नहीं आएगा, तो क्या एसबीआई तब बॉडी कॉर्पोरेट का परिभाषा में आएगा क्या? द आंसर इज नहीं आएगा। मेरा बात समझ में? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी बोल सकता है नहीं बॉडी कॉर्पोरेट का भाषा में नहीं आए। ठीक है, अभी तक तो बोला नहीं, बोलेगा तब हम देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगी? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? अब मेरे को एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फॉर्म में बॉडी कॉर्पोरेट होता है? क्या पार्टनरशिप फॉर्म में बॉडी? सर पार्टनरशिप फॉर्म को तो लॉ अलग नजर से दिखता ही, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने कॉन्सेप्ट को सम अप करते हैं। हमने आज जो फर्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि हमारे कंपनीज एक्ट में 3 तरह की एंटिटी डिफाइंड है। पहला है कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन सिंपल है। कंपनी का डेफिनेशन मतलब क्या? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बॉडी, फॉरेन कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस इन either itself or agent physically या electronic mode and carries on any business activity in, 2 हो गया। तीसरा बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट सिंपल, इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ, सेपरेट लीगल, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी इन ओन नेम, कैपेसिटी टू स्यू, टू बी स्यूड इन एन ओन। समझ में आ गई? ये 3-4 बातें पक्का बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर। 2 चीजें पक्का पक्का नहीं आएंगी, पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन निकाल के बोल दे कि फलाना एंटिटी को कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट काउंट मत करना, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक पक्का सबको तीनों डेफिनेशन क्लियर है, तीनों बातें क्लियर है, पहला टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़े, दूसरे टॉपिक के तहत बढ़े। थोड़ा सा फाउंडेशन का आपको थोड़ा सा रिकैप कराते हुए चलते, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाउंडेशन की बातें अगर आपको लगे कि साहब फाउंडेशन की चीजें क्लियर नहीं है, तब आप रुकना, मैं आपको वापस करवा दूँ, ठीक है दोस्त। आपको अगर लगे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को रुकवा देना, स्लो हो जाएंगे थोड़ा, या आपको लगे जो एग्जिस्टिंग है, जो आपको लगे कि भाई नहीं हमको याद नहीं है, आप स्लो करवा देना, मैं स्लो हो जाऊँ, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल पेस आप लोग को हमारा पेस मैच हो रहा है, हम इसको नॉर्मली आराम से चलेंगे, ठीक है। सर हम पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में जुगलबंदी करा रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में क्या करा रहे हैं सर? जुगलबंदी। सर पार्टनरशिप फर्म किस तरह के एग्रीमेंट से बनता था? रिटन की ओरल? दोनों से ही बन सकता था। ओरल एग्रीमेंट भी होता था, रिटन भी होता था, दोनों ही तरह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता था। याद है बचपन की बातें? क्या तुम्हें याद है, बच्चा लोग भी आगे से गा देते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं। बताओ, कंपनी कंपनी ओरली बना सकते क्या? आज 4-5 लोग बैठे हैं, चलो मिलके कंपनी बना लेते हैं, ओरली बन गया क्या कंपनी? अरे इतना हौलागिरी होता है कंपनी बनाने में, बोलते कि खाली रिटर्न से बनेगा। सर कलर चेंज करो, लो लाल से लिखता हूँ। सर क्या पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए नाम का कोई अप्रूवल लेना होता है क्या? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो नाम का अप्रूवल का क्या, तो कोई नॉट नेसेसरी। तो क्या कंपनी के लिए जरूरी होता है क्या सर? हाँ, कंपनी के लिए तो यस यस यस, बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। मैंने आपको बोला भी था कि भाई कंपनी ऐसा वैसा नाम से नहीं बना सकता। कंपनी के लिए गवर्नमेंट सबसे ज्यादा मुसीबत ये आती है कि हमको नाम अप्रूवल नहीं। अभी मैं खुद एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये ईशान न्यूज जो आपका मीडिया आप लोग देखा है, जो उसका कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम अभी हमारे पास, तो उसके अंदर वी आर वर्किंग, वी आर नॉट एबल टू गेट द नेम बिकॉज ईशान न्यूज इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और हमारा ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन ब्लॉक्ड है। तो अभी इन दिनों आई वाज इन दिस वर्क, आई वाज नॉट एबल। अब हमको कलकत्ता में जाकर के एक बार उनको बोलना होगा कि भाई साहब हमारा रजिस्टर्ड, ये आपको पहले हमको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा इस जगह पे इसकी स्टडी के बारे में भी। तो इजी नहीं होता, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो इजी नहीं होता, हमको नाम नहीं मिला। सोचो ईशान न्यूज इतना बड़ा है, अब हमको उसका कंपनी कॉपरेट करने के लिए उसका एक्चुअली डीमर्जर होना है, तो उसके एंटिटी में और भी कई सारी चीजें, तो उसका डीमर्जर कराना है हमको। डीमर्ज करा के एक ईशान न्यूज का कंप्लीट अलग से कंपनी बनाना है। सो वो डीमर्जर का भी काम होने, डीमर्जर का तो चलो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वी आर नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दिस न्यू कंपनी ईशान न्यूज। अब वो कर नहीं सकते, ईशान न्यूज इतना बड़ा ब्रांड नेम है, सब उसके नाम से चल रहा है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड कि उसके उसमें नहीं। तो लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। ओहो जूम डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक से अप्रूवल लेना। मैं आपको बता रहा था कंपनी के अंदर जब भी आप बनाते हो तो नेम अप्रूवल लेना। जो लोग फाउंडेशन में किया थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, तो हम लोग स्पाइस प्लस फॉर्म, हम लोग नालायक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाया था, याद आ रहा है? तो हम लोग को सबसे पहले नाम, सबसे पहला काम ही, हमको कोई भी आके पूछता है कि साहब कंपनी बनाना है, इवन इसका भी जब मेरे को पूछा था, जब उनके ऑफिस से फोन आया था, मैंने सबसे पहले यही बोला कि आप बाकी चीज छोड़ो, आप नाम 3 अपना जो भी मोस्ट टॉप डिजायर्ड नेम्स है वो आप हमको दो, फिर हम उसके ऊपर फाइल करेंगे टू चेक कि वेदर वी आर गेटिंग इट और नॉट। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो सबसे पहला काम कोई भी, अभी आप लोग आ गया ना, आर्टिकलशिप करेगा इंटेंट, तो लोग आपको ज्ञान का मूर्ति की तरह दिखने लग जाएगा, आके आलतू फालतू क्वेरी पूछेगा। तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए कोई भी आए तो सीधा बोलना पहले 3 ठो नाम सोचो अच्छा सा, पहले नाम दो, फिर वो नाम मिलेगा कि नहीं वो चेक करना होता है। कैसे करना होता है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपको बताया कि अप्रूवल जरूरी होता है। सर क्या ऑडिट कराना होता है? पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना होता है क्या? कंपनी को ऑडिट कराना होता है, या कुछ बच्चे, कंपनी को तो 1 रुपया का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो भी ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन नहीं तब भी ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। क्या पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना अनिवार्य होता है? पार्टनरशिप फर्म जरूरी नहीं होता सर, लेकिन इनकम टैक्स में हम लोग का घर वाला फर्म वाला तो करा, इनकम टैक्स का बात अलग है दोस्तों। इनकम टैक्स वाले का अलग बात है, इनकम टैक्स का ऑडिट भी अलग होता है। मतलब जो ये नॉर्मल ऑडिट होता है वैसा ऑडिट नहीं होता। इनकम टैक्स का टैक्स से रिलेटेड, टैक्स के कानून का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं उससे रिलेटेड ऑडिट होता है, ठीक है। यहाँ पर कंपनीज एक्ट के रिलेटेड कानून का कंप्लाई हुआ है कि नहीं उसका ऑडिट होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई, आपको कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म का ये नहीं बोलेगा कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, ऐसा कोई ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। कंपनी में होता है, 1 रुपया का ट्रांजेक्शन नहीं है तब भी कराना ऑडिट होता है, मैंडेटरी। समझ में आ रहा है? 1 रुपया का ट्रांजेक्शन है तब भी आपको एक सीए साइन करके देगा, हर साल वो ऑडिट कराना मैंडेटरी। मेरी बात समझ में आ रही? आओ मैं आपके साथ अब कुछ एग्जांपल लेता हूँ।
एक इंटीग्रेटेड एमसीक्यू है, ऐसे ही नॉर्मली चलता आ रहा है, आपने इसका आंसर करना, ठीक है ना? ठीक है ना, कोई गजनी इफेक्ट तो नहीं आ रहा अभी तक? कोई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, गजनी इफेक्ट नहीं आ रहा, कभी भी गजनी इफेक्ट आए तो बोलना 5-10 मिनट इधर उधर की बात कर लेके फिर आते हैं, ठीक है? अभी जैसे मैंने बोला 5-10 मिनट इधर उधर की बातें, कभी बोला यार थोड़ा कर ही दो यार, इधर उधर के बहुत जरूरी हो रहा है हमको। चलो, एक पार्टनरशिप फर्म है, नाम देखो, गरीब दुखी एंड कंपनी। नाम क्या है पार्टनरशिप फर्म का? गरीब दुखी एंड मिस्टर अमीर, कोई अमीर आदमी। तो मिस्टर अमीर ने लोन दिया है, और पार्टनर कौन है इसके? मिस्टर गरीब और मिस्टर दुखी। अब अग्रीमेंट साइन किया है, तो हमेशा ध्यान रखता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर का, पार्टनरशिप लॉ क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी। मतलब इसका मतलब क्या होता है मालूम है? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है हमको कोई दिखता ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म दिखता ही नहीं है, कानून का नजर में कोई पार्टनरशिप फर्म नाम का चीज ही नहीं है। जो भी काम होगा पार्टनर्स के नाम पे होगा। मेरी बात समझ में आ रही? कानून क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म हमको दिखता ही नहीं है, जो भी नाम करेगा पार्टनर के नाम पे करो। लोन लेना पार्टनर के नाम पे, प्रॉपर्टी खरीदना पार्टनर के नाम पे, बैंक अकाउंट खुलाना पार्टनर के नाम पे, हमको पार्टनरशिप फर्म तो दिखता ही नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का नहीं होना। कंपनी में क्या ऐसे बोलते हैं? नहीं, कंपनी में बोलता है कंपनी अलग, बाकी सब अलग, अलग अलग चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये लोग जब भी साइन करेगा ना, तो ऐसे साइन करते हैं, पार्टनर साइन करेगा मिस्टर गरीब, और नीचे लिखेगा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ गरीब दुखी एंड कंपनी। इसको बोलता है पार्टनर लोग साइन कर, हर चीज ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है। अब अगर कोई पेमेंट में डिफॉल्ट होता है, अब अगर कोई पेमेंट में डिफॉल्ट होता है, तो क्या अमीर आदमी सीधा गरीब को जाकर के स्यू कर सकता है क्या? कर सकते हैं? आधा बच्चा बोल रहा है ना, आधा बच्चा, मजा आता है, आधा बच्चा बोलता है ना, आधा बोलता है हाँ, और बाकी लोग तो ऐसा करते हैं पता ही नहीं चलता, यूं कर देते हैं, पता ही नहीं चलता वो हाँ बोले कि ना बोले। यूं वाला सबसे सेफ ऑप्शन रहता है। बताओ क्या इसको स्यू कर सकते हैं क्या? हाँ, बिकॉज कोई भी केस फाइल करना, अमीर आदमी केस फाइल करने गया, कोर्ट वाला पूछा भाई किसके अगेंस्ट केस फाइल करेगा? बोला गरीब दुखियन कंपनी। बोला वो कौन? हमको तो पार्टनरशिप में दिखता ही नहीं है। तो बोला ओ हाँ, पार्टनरशिप में आपको दिखता नहीं, चलो गरीब के अगेंस्ट फाइल कर दो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? कर सकते हैं। क्या दुखी को कर सकते हैं क्या? हाँ, वैसे गरीब जैसे कर सकते हैं क्या? गरीब दुखी दोनों को साथ में कर सकते हैं क्या? इसी को हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं? जॉइंट एज वेल एज सेवरल लायबिलिटी। पार्टनरशिप में बोलता था ना, जॉइंट एज वेल एज सेवरल, मतलब इकट्ठा भी इश्यू कर सकता है, अकेला अकेला भी इश्यू कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट एज वेल एज सेवरल लायबिलिटी। क्या गरीब दुखी पार्टनरशिप फर्म को इश्यू कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को तो दिखता ही नहीं है, तू मालूम ही नहीं पार्टनरशिप फर्म कौन है, कोर्ट को मालूम ही नहीं कौन है। समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं अगर ये कंपनी होता, गरीब दुखी प्राइवेट लिमिटेड, गरीब दुखी प्राइवेट लिमिटेड होता कंपनी, अब ये लोग जो है गरीब और दुखी, इसका प्रमोटर भी है, डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी, सब कुछ ये लोग ही है। अब बताओ, पहले तो ये बात क्या साइन ऐसे होता क्या फॉर एंड बिहाफ? द आंसर इज नहीं, कभी भी साइन ऐसे नहीं होगा। साइन कैसे होगा? कंपनी के केस में हमेशा ऐसे साइन होगा, साइन सील मारेगा, बिल्कुल, गरीब दुखी एंड गरीब दुखी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करके साइन होगा। कभी भी डायरेक्टर मेंबर अपने बिहाफ पे साइन नहीं कर, कंपनी का खुद का ठप्पा लगेगा। अब एक मेरे को बात बताओ, क्या अब डिफॉल्ट होने से अमीर गरीब को स्यू कर सकते क्या जाके? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई सेपरेट लाइबिलिटी होता है, सेपरेट आइडेंटिटी होता है। कंपनी से लोन लिया था ना, कंपनी को लोन दिया था ना, कंपनी को स्यू करो, मेंबर डायरेक्टर को स्यू मत करो, वरना तो दिक्कत हो जाता भाई। समझ में आ रहा है? वरना दिक्कत हो जाती। इतना सब कंपनी सोचो ना, जेट एयरवेज डूब गया, मेरा शेयर था, अब वरना सोचो लेनदार मेरा घर में पहुंच के गर्दन पकड़ने के लिए, भाई पैसा दे, तुम्हारी कंपनी को दिया, तो घर बार बिक जाता मेरा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए ऐसे शेयर होल्डर को परेशान नहीं कर सकता। हुआ ना, कई कंपनी यस बैंक में पैसा लगाया था, डूब गया कहीं का। समझ रहे? कई लोग पेटीएम में पैसा लगाया, डूब गया वो लोग का। तो क्या बोलोगा लेनदार लोग यहाँ आपको, आपका घर में आके पकड़ेगा क्या कॉलर? पेटीएम वाला तो जो फुद्दू काटा है, मतलब सच में बता रहे यार, इतना फुद्दू भगवान बचाए मेरे को। पेटीएम का केस मालूम है कैसा, कितना गंदा फुद्दू काटा है वो लोग? नहीं पता? अरे थोड़ा सा सुनो ऐसे यार, ये सब को इतने गंदा फुद्दू काटा लोगों का, कैसा बेवकूफ। और मैं, मेरे को अभी भी याद है जब पेटीएम का आईपीओ चल रहा था, मैं क्लास ले रहा था, मैंने बच्चों को बोला था जो लोग स्टॉक मार्केट में लगाता है, नहीं लगाता है, भाड़ में जाओ, इस शेयर में मत लगाना। तो उन्होंने मेरी बात मानी, अच्छा लगा, बच गए वो लोग। लकीली उसके अगला बैच वाला में कई लोग मेरे को मिला, बोला हम लोग लगाया हुआ है। फिर मैंने उनको बोला बेटा जितना जल्दी हो सके निकल लो, क्योंकि ये तुमको पैसा देने वाला नहीं है, ये तुम्हारा पैसा खाली ही करने वाला है। कैसा गंदा फुद्दू काटा है, तुम समझो इस बात को।
जब पेटीएम का आया ना फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर करेगा, तो मालिक लोग ही शेयर बेचा पब्लिक को, नया से नहीं इशू किया। मालिक एग्जिस्टिंग जो मालिक लोग था ना, वो पब्लिक को शेयर बेचा, प्रमोटर लोग का ना एग्जिस्टिंग शेयर बेचा किसको, शेयर होल्डर लोग को, पब्लिक को। प्राइसिंग कितना रखा मालूम है? कितना था प्राइसिंग, किसी को आता है? 2000 के आसपास था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एक प्राइसिंग ले लेते, लेकिन इतना ही है, 2000 के आसपास इन्होंने अब पिछले साल बाईवेक किया। बाईवेक मतलब उसी शेयर होल्डर से, उसी पब्लिक से शेयर वापस खरीदा, प्रमोटर ही खरीदा, कितना में, 800 रुपये में। ऐसा गंदा वाला फुद्दू काटा मतलब पब्लिक का 2000 में बेच के 800 में खरीद लिया, और जबकि उस समय मार्केट भाव चल रहा था 500, और शेयर होल्डर लोग भी खुश है, ये भी कितना अच्छा है, प्रमोटर लोग भी 500 का सामान 800 रुपये में खरीद रहे हैं। अरे भाई बेचा भी तो 2000 में तुमको, ये तो समझो बहुत लोग का फुद्दू करता है, बहुत लोग का। उसके बाद लोग जो चौकन्ना हुआ है पब्लिक, मामा अर्थ को बेचारा वो आईपीओ विड्रॉ करना पड़ा अपना, क्योंकि पता चल गया पब्लिक को भी कि ये लोग पूरा फुद्दू काटने वाला स्कीम है, उल जुलूल वैल्यूएशन पे उल जुलूल का प्राइसिंग रखता है, बाद में अल्टीमेटली फुद्दू किसका कटेगा, हमारा ही कटेगा। तो कई लोग शुरू में जोमेटो और पेटीएम में डुबाया अपना पैसा, उसके बाद हाथ जोड़ लिया। अच्छा, कमिंग बैक, क्या एक व्यक्ति पर्सनली किसी शेयर होल्डर को स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या यही अमीर आदमी किसी दुखी को स्यू कर सकते हैं? क्या यही किसी गरीब दुखी को इकट्ठा स्यू कर सकते हैं? क्या कंपनी को डायरेक्टली स्यू कर सकते हैं? ओनली और ओनली कंपनी को स्यू कर सकता है। इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मतलब मेरे अकेले, कंपनी अकेला का नाम पे स्यू करेगा, अरे वरना तो दिक्कत होता ना। मैं रिलायंस का मालिक हूं, मैं यस बैंक का भी मालिक था, सारा बैंक जितना डूबा सबका मैं मालिक हुआ करता था, सबका लेन देन मेरे घर पे पहुंच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसे मेरे घर पे नहीं, तो कंपनी को स्यू करो, वो लोग देखेगा। बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना इधर से? पक्का जो लोग अब इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक मार्केट में, मेरा एक जस्ट रिकमेंडेशन है, जुआरी मत बन जाना। मतलब नॉमिनल अमाउंट 5, 7, 10 हजार लेके अगर आप लोग शुरू करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एक अकाउंट ओपन करके सीखते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डोंट बी अ गैम्बलर। ऐसा मत करो कि पैसा कमाना है। कभी भी इस इंटेंशन से आएगा ना मार्केट के अंदर कि पैसा कमाना, पैसा नहीं। अभी तो सेबी का भी रिपोर्ट है, 10 में से सिर्फ एक ही आदमी कमाता है, 9 गवाता है, और खतरनाक गवाता है। इसीलिए डोंट कम टू द मार्केट विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग, कमिट विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब चाहे तो छोटा छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकता है, अपने जो भी सेविंग्स आते हैं घर की। आई विल गाइड यू ऑल्सो, बट डोंट बी अ गैम्बलर। ठीक है, ये मेरी चीज है। अभी देखो मेरे को लोन दे रहे हैं, मेरे पास अभी मैसेज आया, आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन कर लो, बताओ। आई होप यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आए आगे बढ़े। आप इस सारे चीज के अंदर से आप ये क्या बोल सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म कैसा पर्सन है? नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है? पर्सन ही नहीं सर, नेचुरल और आर्टिफिशियल में अंतर क्या होता है? नेचुरल मतलब मेरे और आप जैसे लोग, हम आ रहे हैं क्लास में, आ रहे हैं, बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है, हम खाने पीने भी जाते हैं, घूमते फिरते, वो हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब वो सब ऐसा काम, जैसे कंपनी कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म पर्सन ही नहीं है। और कुछ लोग जो इनकम टैक्स भी पढ़ लिया होगा, ज्ञान हो गया इनकम टैक्स का, वो बोलेगा कि 2 clause 31 के अंदर इनकम टैक्स का बढ़ेगा। तो सर हम लोग को इनकम टैक्स वाला टीचर पढ़ा है 2 clause 31 के अंदर पर्सन का डेफिनेशन में इनकम टैक्स पार्टनरशिप फॉर्म आता है, तो हम लोग पर्सन ही मानेगा उसको। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? कितना लोग बोल रहे हैं सी, कितना लोग बोल रहे डी? सर पर टैक्स का टीचर भी तो गलत नहीं पढ़ा सकता हम लोग। या तो आप गलत पढ़ा रहे हैं या टैक्स का टीचर। आज आप बताइए दो कौन गलत पढ़ा रहा है? क्या लगता है दोस्त? एक लगता है कि पार्टनरशिप फर्म एक नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल तो हो ही नहीं सकता। नेचुरल तो मैंने बताया हम और आप जैसे लोग हो गया। और आप बोल रहे कि पार्टनर्स का नाम पे आता है। बेटा पार्टनरशिप फर्म पूछा या पार्टनर्स नहीं पूछा। पार्टनरशिप फर्म तो पर्सन ही नहीं है, मैंने ये तो बताया। पार्टनरशिप फर्म को तो लॉ पर्सन के नजर से दिखता ही नहीं है। पार्टनर्स अगर पूछता तो बोल सकते थे कि नेचुरल पर्सन है, वो अलग बात। बट पार्टनरशिप फर्म को तो लॉ बोलता ही नहीं, हमको तो दिखता ही नहीं है वो एक आदमी है, समझा? इसीलिए तो सारा काम पार्टनर के नाम पे होता है, समझ में? अब जहां तक इनकम टैक्स की बात है, आप एक बात हमेशा समझना, और ये बात आज समझा रहे, प्लीज वापस मत पूछना, क्योंकि ये क्वेरी आपका ना रह जाए, इसीलिए मैंने जानबूझ के ही ऑप्शन डाला एमसीक्यू के अंदर। इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट दोनों की विचारधारा, दोनों की सिद्धांत बहुत अलग है। इनकम टैक्स एक फिस्कल स्टैट्यूट है। फिस्कल स्टैट्यूट मतलब सरकार पैसा निकालता है। अगर वहां लिख देगा ना कि पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं है, तो हर एंटिटी, मुकेश अंबानी भी पार्टनरशिप फर्म खोल के धंधा करेगा, क्यों? वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना उसको। पार्टनरशिप फर्म पर्सन ही नहीं तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा।
समझा? तो हर बड़ा छोटा हर आदमी क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म ही खोल के काम करता है, अगर उसको पर्सन नहीं मानता तो उनका काम ये नहीं है, उनका काम लॉ और लॉजिक देखना नहीं, उनका काम है पैसा निकलवाना। इसलिए कई जगह उल जुलूल बात करते हैं इनकम टैक्स, ठीक है ना। इसीलिए इनकम टैक्स का सिद्धांत अलग चलता है, हमारा सिद्धांत अलग चलता है। हमारा सिद्धांत होता है इनकम टैक्स का खाली पैसा कमाने वाला तरीका होता है, समझ में? इनकम टैक्स तो कई सारी बात बोलता है। आप अकाउंट्स में करते हैं ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इनका हट इनकम टैक्स बोलता है हट, कोई जरूरत नहीं प्रोविजन बनाने का, कोई हम देखता ही नहीं प्रोविजन को। जब एक्चुअल में बैड डेट होगा तभी तुम खर्चा लेना, प्रोविजन को हम लोग कुछ खर्चा मानेगा ही नहीं। उनका सिद्धांत अलग है, सब आदमी नहीं तो प्रोविजन नहीं बनाने लग जाएगा ना, समझ में आएगा ना। इसीलिए उनका सिद्धांत अलग, हमारा सिद्धांत अलग। कंपनीज एक्ट वाला क्या बोलता है, मिनिमम डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, मिनिमम इतना लगाना ही। इनकम टैक्स बोलता है मैक्सिमम इतना लगा सकता है, इससे ऊपर नहीं देगा, इससे नीचे तुम 1 रुपया में मत डालो डेप्रिसिएशन। उनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग होता है, समझा? फ्लैट रेट दिया हुआ है, फ्लैट है, मतलब 3 अक्टूबर के बाद खरीदा तो हाफ रेट में, 3 अक्टूबर के पहले खरीदा तो फुल रेट में। उनका कैलकुलेशन सब अलग चलता है, अपना अलग ही दुनिया है। उनका पर्पस क्या है दोस्तों, उनका पर्पस कभी भी लॉजिक वॉजिक का नहीं है, उनका पर्पस है सरकार को पैसा निकाल के देना। इसलिए उनका सिद्धांत और हमारा सिद्धांत दोनों, उनका सिद्धांत से पैसा निकालना है, हमारा सिद्धांत सिद्धांतों पे चलता है एक्चुअली। समझ में आया बात? तो समझ में आ रहा है। इसीलिए इनकम टैक्स की बातों को हम इसके साथ कभी भी नहीं जोड़ेंगे, हमारे सिद्धांत चलेंगे, इनकम टैक्स की अलग बातें चलती। अगर मैं बोलूं कंपनी कैसा पर्सन है दोस्तों, कितने लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल, सभी लोग बोल रहे हैं यूनानिमसली आर्टिफिशियल, वेरी गुड। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी कितनी होती है, बताओ बताओ कैसी होती है? जॉइंट होती है, सेवरल, जॉइंट एज वेल सेवरल, कोई लायबिलिटी होती है? जॉइंट एज वेल एज सेवरल, मैंने बताया था, जॉइंट मतलब इकट्ठा भी स्यू किया जा सकता है, सेवरल मतलब अकेले के लिए। वही कंपनी के अंदर कैसा होता है, कोई लायबिलिटी नहीं होती कंपनी के अंदर। मेंबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, प्रमोटर की कोई लायबिलिटी, कंपनी का खुद का लायबिलिटी होता है। पार्टनरशिप फर्म को अगर आपको स्यू करना है, या पार्टनरशिप फर्म को किसी को स्यू करना है, कैन स्यू या कैन बी स्यूड, किसी और को पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल करना है, या पार्टनरशिप फर्म को किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, क्या डायरेक्टली कर सकते हैं अपने ओन नाम पे? कोर्ट वाला बोलेगा हट में, हमको जानते ही नहीं, किसके नाम पे कर सकता है? ठीक है, कंपनी को करना है तो किसके नाम पे करेगा? खुद के नाम पे। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप फर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होल्ड करेगा? पार्टनर के नाम पे। और यही कंपनी किसके नाम पे करेगा? खुद के नाम पे। आई होप ये बात समझ में आए, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया? ये भाई इतना टाइम लगा ये एक वर्ड को समझाने के लिए, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जॉइंट सेवरल लायबिलिटी, ये सारा सब क्लियर हुआ तो आगे मिलेगा हम लोग को, इसलिए ये सब बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। समझ में आया पक्का? देखो, राजू, रेंचो और फरहान, राजू, रेंचो और फरहान, इन्होंने एक पार्टनरशिप में, बहुत, मेरे भी बहुत फैन हूं मैं इनका, ठीक है ना। ऐसे बच्चा लोग भड़क जाता है, बॉलीवुड के खिलाफ कुछ बोल दिया तो लोग भड़क जाते हैं, गरिया जाते हैं। तो मैं भी बहुत फैन हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। पात्र घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से लेने देने, ठीक है ना। ये लोगों ने पार्टनरशिप वन बनाया, थ्री इडियट्स एंड को। तीनों एक दिन टहलने के लिए निकले वादियों में, और वादियों में टहलते टहलते दुनिया से टहल गए। क्या इनकी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर पाएगी? लॉजिक क्या है बताओ? सॉरी, वो तो आप परपेचुअल सक्सेशन नहीं है तो आप रटने वाला, मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल लाइन हो गया। मैं पूछ रहा हूँ लॉजिक। सी आई हैव टू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग ना, ऐसे तो नहीं लिख दिया कि कंटिन्यू नहीं होगा, परपेचुअल सक्सेशन है, देयर हैज टू बी अ लॉजिक। एग्जैक्टली भाई, पार्टनरशिप फर्म में सारा काम तो पार्टनर के नाम पे होता है, पार्टनरशिप फर्म को लॉ दिखता ही नहीं है, सब चीज तो पार्टनर के नाम पे दिखाई देता है। सारा पार्टनर ही मर गया तो आप उसको चलाएगा कौन? किसके नाम पे काम होगा? हु विल रन इट? आप बात समझ रहे, लॉजिक समझ रहे? जब सभी मर गया, पार्टनरशिप हमको तो हम ऐसे ही नहीं दिख रहे, कानून बोलता है हमको दिखाई नहीं दे रहा, पार्टनर कोई आ रहा है तो दिखाई देगा हमको, बोलो। और पार्टनर लोग सब मर गए, इधर कोई है ही नहीं पार्टनर, तो हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कभी भी कंटिन्यू कर सकेगा? क्या कोई कर ही नहीं सकेगा, काम आगे बढ़ेगा कैसे भाई? समझ में आ रहा है? इसी लॉजिक के कारण परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। आप समझ रहे, लॉजिक समझ रहे? थियोरिटिकल लाइन एक अलग बात होती है, लॉजिक समझने का अलग बात होता है। समझ में आ रहा है? आप देखो देखो देखो, ये कौन है? टे 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 टे, गड़ा, जेठालाल गड़ा। अभी भी तो देखता है कहे रे टप्पू सेना, ये बंद कर दिया अभी। ओ माय गॉड, 2 दिन से नहीं देखा। कितना कितना दुख है भाई। तो अभी थोड़ा सा खुशी मूड में, नहीं तो नेहा कक्कर वाले मूड में होता तो मैं रो देता था बिल्कुल। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, इसके 2 शेयर होल्डर्स हैं, जेठालाल गड़ा और दया पे।
अभी ये पता है, बच्चा लोग बोलते हैं भैया ये शो से गायब हो गया ये वो। अब मैं पुराना एग्जांपल बताया, चलते आ रहे, ठीक है। मैंने कहा पास्ट पात्र और घटनाएं काल्पनिक के, वास्तविक जीने से लेना है। अगर दोनों का ही देहांत हो जाता है, क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंटिन्यू करेगा क्या? द आंसर इज कर सकता है। अब ये सवाल आएगा कि कैसे करेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। इंडिया के अंदर हमारे कंपनी सेक्टर के अंदर भी कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का, और एक शब्द आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का। बहुत डिटेल में अच्छे से बताऊंगा आपको, बहुत आराम आराम से ध्यान से समझना है, एकदम आराम से समझना। हमारे देश के अंदर एक कॉन्सेप्ट सर आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का। एक कंसेप्ट आता है सर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का। सर ये कौन सा चैप्टर में पढ़ने मिलेगा? ये चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बैकग्राउंड बता रहा हूं, सो दैट आपको कई जगह पर हमको लिखना होगा शेयर्स का ट्रांसफर, और कई जगह पे लिखना होगा शेयर्स का ट्रांसमिशन। जो मैंने बोला ना, वर्ड वर्ड याद रखना होता है। और देखो दोनों का डिफरेंस बताओ। तो अब आप लोग अपने मर्जी से बता सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इन दो शब्दों के अंदर क्या अंतर आता है? सिर्फ देहांत में ऐसा होता है? मैं आपको मतलब सिंपल सा बताता हूँ। ट्रांसफर होता है अपनी इच्छा से, मैं किसी को शेयर बेच रहा हूँ। मैंने कल ही रिलायंस के शेयर बेचे मार्केट के अंदर, क्या मैंने अपनी इच्छा से बेचे? बिल्कुल अपनी इच्छा से। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर। अपनी इच्छा से, मन मर्जी से मैंने क्या किया शेयर को। एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मैं अपनी इच्छा से नहीं बेचता, कानून के लगने से वो शेयर्स आते हैं। इसे हम कहते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब समझिए, कानून का लगने के कारण। जैसे मान बप्पी लहरी जी का भी थोड़ी दिन पहले देहांत हो गया। अब उनके पास, बप्पी लहरी छोड़ो, राकेश झुनझुनवाला जी का भी थोड़े दिन पहले देहांत हो गया। अब उनके जितने भी शेयर्स थे वो सब एक बार में किसके पास आ गए? उनकी पत्नी के नाम पे आ गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी को ये बना के रखा था। हमारे ये कैसे आया? क्या राकेश झुनझुनवाला अपनी इच्छा से शेयर दे करके गया अपनी पत्नी को? नहीं। ये क्यों आया? क्योंकि उनके देहांत के बाद हमारे देश में एक कानून लगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट। समझ में आया? जो ये बताता है कि अब आदमी के मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके लीगल हेयर को चले। और भी कई सारे कानून लगते हैं, सक्सेशन एक्ट है, और भी कई सारे कानून हमारे देश में लगते हैं जो वारिस को संपत्ति सौंपने का काम करते हैं। तो इसके वजह से वो संपत्ति किसके पास गया? वाइफ के पास गया उसका। क्या ये खुद की इच्छा से हुआ? ऐसे केस के अंदर जब हम ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, शेयर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल समझो। वो एक मूवी आप लोगों ने देखी कि नहीं, शिवाजी द बॉस? ये मूवी आपने देखी है? रजनीकांत सर की मूवी थी, आप सभी ने देख रखी है, वेरी गुड। उसके अंदर रजनीकांत सर का दिवाला पिट जाता है शुरू शुरू में, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीन। तो दिवाला पिटने से क्या होता है, उनका कोर्ट सारा कुछ बेच देती। तो एक बंदा आता है, वो कहता है कि सर हमने आपकी सारी संपत्ति की टोटल लगाई है, और आपकी रोलेक्स की घड़ी भी हमारी उस लिस्ट के अंदर है। एक बंदा आके बोलता है, याद है आपको डायलॉग? बंदा आके बोलता है सर आपकी रोलेक्स की घड़ी भी हमारी उस लिस्ट के अंदर शामिल है, आप ये भी हमको दीजिए। वो बंदा कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, उसको रिसीवर या लिक्विडेटर बोलते हैं। ठीक है, वो कोर्ट इसीलिए अपॉइंट करता है, जब किसी का दिवाला पिटता है वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड बंदा होता है। वो इसीलिए, जैसे कल को मान लो, भगवान न करे, हे भगवान सच ना हो ये मेरी बात, मैं कल को मेरा दिवाला पिट जाए, तो मेरे को कोर्ट में ले जाया जाएगा और मैं डिक्लेयर करूंगा कि हे राम मेरे जेब में 1 रुपया भी। तो कोर्ट ऐसे मान लेगा क्या? ऐसे मांगने से तो सब लोग दिवाला ही घूमते फिरेगा। समझ में आ रहा है ना? कल मैं पड़ोसी से 5,000 रुपया लिया, आज मैं बोलूंगा मैं दिवाला हो गया, कसम बोल रहा हूँ मैं दिवाला हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो कोर्ट में अर्जी होगी, कोर्ट का जज सुनवाई करेगा, उसके बाद मुझे दिवाला डिक्लेयर करने से पहले मेरे लिए एक बंदा को अपॉइंट किया जाएगा, कोर्ट अपॉइंट करके देगा। मान लो संयुज को अपॉइंट करके दिया गया है। संयुज जो है, संयुज जी मेरे को आकर के बोलते हैं कि साहब आपका सारा संपत्ति का डिटेल हमको, सारा संपत्ति का डिटेल हम देते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास है ना XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर्स है। ठीक है,
अब संयुज क्या करता है, उसका लिस्ट बनाता है और संयुज बोलता है कि ये शेयर सबसे पहले तो आप मेरे नाम पे ट्रांसफर करो, क्योंकि आपका जो देनदार मतलब जिसको आपको पेमेंट करना है उसमें से किसी एक व्यक्ति को हम ये शेयर को देगा। तो इस प्रोसेस को क्या हम अपना इच्छा से दे रहे हैं संयुज को, या जो भी उसको आगे फॉरवर्ड क्या अपना इच्छा से दिया कि कोई कानून लगने के कारण, इंसॉल्वेंसी का कानून लगने के कारण, दिवाला पिटने के कारण मजबूरन हमको वो शेयर देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? मजबूरन में दे रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण देना पड़ रहा है। इसको हम क्या बोलेगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। वर्ड समझ में आया? ट्रांसफर कब यूज करना है और ट्रांसमिशन कब यूज करना है। तो अगर किसी कंपनी में सारे मेंबर्स का देहांत होता है तो फिर उस केस के अंदर क्या होता है सर, उनके लीगल वारिस को वो सारा शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है, वो कंपनी को अप्लाई करते हैं और उनके नाम पे नया सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। उसका पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो सिंपल भाषा में हम अगर बताओ, उनके वारिस सीधा कंपनी को अप्लाई करेंगे और सीधा वारिस के नाम पे नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। समझ में आता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो अगर एक कंपनी है, इसी को इस कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन कैसे होता है सर, ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बदौलत ही परपेचुअल सक्सेशन। सारा मेंबर लोग मर गया तो क्या होता है, उनका लीगल एड्स जो कंप्लाई करेगा और अप्लाई करने का कंपनी फिर नया से शेयर सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। और इसके वजह से कंपनी का जो परपेचुअल सक्सेशन है इसके वजह से आ रहा है। ठीक है, ज्यादा हो रहे दोस्त? पक्का? ठीक है, श्योर, पक्का आप लोग भी ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि अब इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, मेरे दिमाग में एक सवाल है जो मैं चाहता था आपसे पूछना है कि साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बार जो मैंने कंपनी को कमिट कर दी, ओपन कर दी, तो उसके बाद तो कंपनी कभी मरेगा नहीं। क्या ये सही बात है? कंपनी मर सकती है? कैसे मरेगा साहब? खुद भी मार सकता और कोर्ट में खुद भी मार सकता है। खुद कैसे मारेगा? मतलब बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कंपनी जन्म कैसे लेता है, कानून कहते हैं। वैसे मरेगा कैसे, कानून कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाले वाले टॉपिक में, हालांकि ये जो कंटेंट मैं बताऊंगा इसी फाइनल का लेवल का कंटेंट है, थोड़ा सा अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके चैप्टर और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए। कंपनी को मार देने को हम क्या कहते हैं, हम कभी भी नाम नहीं देंगे मार देने, मर्डर नहीं बोलेंगे उसको, है ना। प्लीज एग्जाम में हिंदी का इंग्लिश ऐसे मत करना। हम वर्ड यूज करते हैं डिसोल्यूशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? डिसोल्यूशन मतलब कंपनी का ये जो सेपरेट आइडेंटिटी है उसको मार डाला, यानी कंपनी को मार डाला। वर्ड क्या यूज करते हैं? डिसोल्यूशन। तो कंपनी को मार देना जो होता है, कंपनी का जो डिसोल्यूशन है वो कैसे होता है सर? दो तरीके से होता है। एक है स्ट्राइकिंग ऑफ नेम, ठीक है, और दूसरा होता है वाइंडिंग अप। कंपनीज एक्ट के अंदर दो चैप्टर बनाए गए हैं, एक स्ट्राइकिंग ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज और एक हो गया वाइंडिंग अप। ओ सर, ये तो दो दो तरीका क्यों सर? दो दो तरीका इसलिए है कि ये वाला जो तरीका है स्ट्राइकिंग ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। कलम की एक नोक से आप कंपनी को उड़ा सकते हैं ऐसे। तो ऐसा क्यों बनाया सरकार? मोदी जी एक बार भाषण दे रहा था 2017 में, मैं आपको सुनाऊंगा, चैप्टर 2 के अंदर आएगा। भाषण दे रहा था, किसको एड्रेस करता है? 1 जुलाई को सीए इंस्टीट्यूट को एड्रेस कर रहा था दिल्ली के अंदर। और पूरा सारा, यहाँ भी गुवाहाटी के अंदर भी चीफ मिनिस्टर आए थे, सर्बानंद सोनोवाल जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, आईटीएम आजकॉम में वो प्रोग्राम हुआ था, सब लोग गए थे सीए। और वो पूरे इंडिया में एड्रेस करता, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी का रूलिंग है वो वहां गए थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लाइव टेलीकास्ट होता था। और उन्होंने पूरे देश को सीए को एड्रेस किया था। दिस वाज पर्टिकुलरली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एंड ही एड्रेस द होल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेटर्निटी ऑल टुगेदर। तो ही सेड कि हमने 2 लाख या समझ, हम उस वो भाषण भी आपको सुनाएगा, आज नहीं सुनाएगा, आपको चैप्टर 2 जब आएगा तब मैं आपको वो पूरा भाषण सुनाऊंगा। कुछ 2 लाख कंपनीज को एक झटके के अंदर कलम की झोंक से उड़ा दिया। क्यों? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पाया गया कंपनी बहुत हेराफेरी किया, कुछ भी नहीं था कंपनी के। और उन्होंने ही सेड अ वेरी बिग थिंग, ही सेड कि कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर इसके पीछे हुआ होगा, तभी ना ये पॉसिबल, क्योंकि कंपनी नॉर्मल बिजनेसमैन को इतना नॉलेज नहीं है। तो ही मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उस समय। तो क्यों ये क्यों पॉसिबल हो, कैसे कलम का एक झटका से उड़ा दिया? बिकॉज ये चैप्टर इन्होंने ऑलरेडी बना रखा। उसमें क्या प्रोसेस होता है, हर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो मैंने आपको आरओही बताया ना, आरओसी जो मैंने बताया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर 2 डिपार्टमेंट होता है, एक आरओसी एक आरडी, कल बताया था ना। वो आरओसी के पास एक कंपनीज का रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ, उसमें से सिंपल वो काट देता है उसका नाम, तो वो कंपनी मर जाता है। क्या हो गया? इजी तरीका हुआ कि नहीं?
झटके में मार काटा, मर गया। और एक बहुत लंबा तरीका होता है, एनसीएलटी, कोर्ट नहीं, पहले कोर्ट में जाते थे, अब एनसीएलटी आ गया, ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, वहां पर सारा सुनवाई होता है, ये वो करके सारा सेटलमेंट होता है, ये कई टाइम लगता है, सालों साल लग जाता है कई बार, समझा। उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप। ये इजी प्रोसेस होता है, ये टिपिकल प्रोसेस होता है, समझ में आया? ये इजी प्रोसेस होता है, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, टिपिकल प्रोसेस होता है, इसमें बहुत काम काज करना होता है, समझ में आ रहा? तो दो तरीका से कंपनी को मारा जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। एक है रजिस्टर ऑफ कंपनी से सीधा स्ट्राइक ऑफ करवा दो, और दूसरा है वाइंडिंग अप, एनसीएलटी के पास जाके सारा समेटो, बहुत टाइम लगता है उसको, समझ में? पक्का यहां तक क्लियर है? कंपनी को मारा भी जा सकता है, कैसे मारा जा सकता है, कानून का ये दो चैप्टर को यूज करके मारा। हमको यहाँ पर कई बार ना स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज मिले, ये कई बार मैं वर्ड यूज करूंगा, स्ट्राइकिंग ऑफ, तो आपको याद दिलाऊंगा, याद करो, मैंने शुरुआत की क्लास में B6 के फर्स्ट क्लास में याद दिलाया था कि कंपनी को मारने का भी दो तरीका होता है। एक है कि झाट से सीधा कंपनी का एक नोक से सीधा एक सियाई से मारो और वो कंपनी मर गई, समझ में आया? और दूसरा होता है पूरा लेंदी प्रोसेस, वाइंडिंग अप, तो हमको ये आएगा, इसीलिए हम ध्यान रखें, ठीक है? ये समझ में आ गया? तो ये मेरा सवाल आपको मैंने पूछा कि क्या एक बार जो कंपनी बन गई क्या कभी मरेगी नहीं, डिसॉल्व नहीं होगी क्या? डिसॉल्यूशन हो सकता है, पहला है कोर्ट एनसीएलटी में जाकर के हो सकता है, दूसरा स्ट्राइकिंग ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज से हो सकता है। क्या कोई पार्टनरशिप फर्म का सिग्नेचर होता है? जब पार्टनरशिप फर्म खुद का आदमी नहीं है तो सिग्नेचर कहां से आएगा? क्या कंपनी का सिग्नेचर हो सकता है? द आंसर इज यस, इसे हम कॉमन सील कहते हैं, ठीक है? एक बात बता, एक अगला सवाल, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? वेरी गुड, कपिश को याद, एक्टिव पार्टनर्स लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव पार्टनर्स लोग पार्टिसिपेट करेंगे डे टू डे मैनेजमेंट। लेकिन कंपनी में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें शेयर होल्डर कभी भी पार्टी, मैं रिलायंस का मालिक हूँ, सच में शेयर होल्डर हूँ, क्या मैं वहां पे डिसीजन लेने जाता हूँ? भगा देगा लात मार के हमको, जाएगा तो भी, समझ में आया ना? तो मेरा एक सवाल है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंदर डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो सारा कंट्रोल तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आ जाता होगा, हम लोग का तो शेयर होल्डर का तो कोई इज्जत ही नहीं रह गया कंपनी के अंदर। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? क्या लगता है? फिर तो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही पावर आ गया ना, सब डे टू डे तो वो लोग ही काम कर रहे हैं, हम लोग का तो कोई इज्जत ही नहीं है शेयर होल्डर का। ऐसा नहीं होता सर, कंपनीज एक्ट में लिखा है, जैसे एक सेक्शन है 160, वो बोलते हैं कि डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। रिमूवल कौन करेगा? कंपनीज एक्ट में ये भी लिखा हुआ है, अपॉइंट कौन करेगा डायरेक्टर को, रिमूव कौन करेगा? तो भाई अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर ही हो गया ना, हम टीम का कप्तान हो गया, कौन सा खिलाड़ी मेरे ब्याह पे खेलेगा वो कौन चूज कर रहा है? रादर हम बोल रहे हैं कि हम सिलेक्टर हो गया। वो आया ना चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन, दिख रहा है क्या कोई? नहीं देखा क्या कोई? अरे तुम लोग न्यूज व्यूज नहीं देखते क्या थोड़ा भी? वो चेतन शर्मा के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जी न्यूज वाला किया, उसमें ऐसा ऐसा खुलासा किया कि कई खिलाड़ी लोग अनफिट होने के बावजूद भी इंजेक्शन लेकर के वो करते हैं। विराट कोहली और इसके बिहार में कंट्रोवर्सी के भी समझा कि विराट कोहली को हम लोग जानबूझ के वो करना चाहता था, हम लोग को पसंद नहीं था वो, इसीलिए उसका हम लोग ये सब कर लिया काम, डिफेम का इस तरह से। तो ये सब बात उन्होंने बताया, और भी कई चीजें बताई, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में बहुत ईगो इश्यूज है, ऐसी ऐसी कई बातें उन्होंने बताई उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर। वीडियो है, जी 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 मीडिया वालों ने इसका वो किया था, स्टिंग ऑपरेशन, तो देखो क्या होता है। खैर हम क्या बता रहा था आपको? और हाँ, शेयर होल्डर्स का तो ऐसा नहीं है, मैं सिलेक्टर हूँ, शेयर होल्डर सिलेक्टर हो गया, और शेयर होल्डर सिलेक्टर लोग ही सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्लेयर्स लोग प्ले करेगा उसके बिहाफ। समझ में आ रहा है? कंपनी के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर का लाइबिलिटी कैसा होता है? हाँ, बच्चा लोग बोल दिया अनलिमिटेड। और कंपनी के अंदर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कैसा होता है? लिमिटेड। लेकिन प्लीज नोट, ये 99.9% केस में ऐसा होता है, 0.1% केस में अभी भी ऐसा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंपनी भी बनता है, ठीक है? तो ऐसा मत बोलना कि हमेशा क्या होता है। क्या आप थोड़ा और झेल सकेंगे कि आज हम यहीं पर इनके, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मैंने अभी तक आपको क्या करा है एक बार क्विकली मैं रिकैप करवा देता हूँ, उसके बाद अगर आपका अंदर वो है तो हम थोड़ा सा और लेंगे, वरना आज इधर ही एंड कर देंगे। मैंने आज आपके साथ चैप्टर की शुरुआत करवाई,
टॉपिक की शुरुआत करें। हमारे फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स है, हमने शुरू किया। हमने बोला हमारे लॉ है कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर 3 एंटिटी को प्रमुख तरीके से डिफाइन किया गया, मेन तरीके से डिफाइन किया गया। पहला है कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सेकंड डेफिनेशन लिखा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड having a place of business in India, either itself or through agent, either physically or through, or carries out any business activity in India। ठीक है, ये हो गया फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब कई सारा आता है, वो हमने डिस्कस किया। फिर हम चले तीसरे डेफिनेशन के ऊपर, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में लॉ में डेफिनेशन क्या लिखा, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड करता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पर 2 चीजों को एक्सक्लूड करेगा। कौन सा, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी ऐसी एंटिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो एंटिटी जो किसी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हो, सेपरेट आइडेंटिटी हो, परपेचुअल सक्सेशन हो, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, अपने नाम पे इश्यू कर सकता है और अपने नाम पे इश्यू हो सकता है। अब ये सारी चीजों को मैंने कैसे समझाया, आपके साथ पार्टनरशिप फॉर्म का एक एग्जांपल लेकर के समझाया कि भैया सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी अपना नाम पे रखने का मतलब क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन क्यों पार्टनरशिप फॉर्म का नहीं होता है और क्यों बाकी कंपनीज का होता है, परपेचुअल सक्सेशन कैसे होता है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की मदद से होता है। ठीक है, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसमिशन की मदद से होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किया। क्या यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है पक्के तरीके से? क्या हम थोड़ा और टॉपिक ले सकें कि आज हमको यही एंड करें? क्या बोलते हो, क्या हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। क्या हम ये शुरू करें या हम यहाँ पर एंड करें? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। बोलो भाई बोलो, तुम लोग नहीं बोलेगा तो हम शुरू कर देगा कर। ओ भाई, पीयर प्रेशर में बेचारे लास्ट ना क्यों किया, मन बिल्कुल भी नहीं था। चलो 10-15 मिनट और ले लेते हैं, फिर वी विल रैप अप, क्योंकि 12 बजे से आपका दूसरा क्लास है, तो 15 मिनट्स और लेते हैं, फिर रैप अप करेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट्स और लेके रैप अप। अब हम पहला, हमने सारा चीजें डिस्कस कर लिया, कंपनी थी। अब हम शुरू करेंगे, कंपनी की कई प्रजातियां होती है, कंपनी को हम क्लासिफाई करते हैं कई अलग अलग टाइप में। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। आपकी कितना ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी कितना है, उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है। हमने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 2 तरीके से होती है, एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड के अंदर फिर से 2 प्रजाति आती है, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी। फिर से एक बार हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड के अंदर भी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय, ठीक है सर। शेयर कैपिटल के अंदर लिमिटेड मतलब क्या है, सिंपल, पहला एग्जांपल ये देखो, सीआईडी प्राइवेट लिमिटेड, देख रहे, इसके अंदर एक एसीपी प्रद्युमन है, कंपनी है, नाम क्या रख दिया, सीआईडी। इसके अंदर एक एसीपी प्रद्युमन है, इसका 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। इस एसीपी प्रद्युमन के 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच के अंदर पेड अप है ₹10 ऑन 10,000 शेयर। अब बताओ लाइबिलिटी ऑफ द एसीपी प्रद्युमन इज कितना, लाइबिलिटी कितना होगा भाई, फेस वैल्यू कितना 10, पेड अप वैल्यू कितना 10, लाइबिलिटी कितना नील, सो ही कैन जस्ट चिल। ओके, लेकिन अगर मैं यही बोलता कि ऐसी एसीपी की पेड अप है ₹6, 10,000 शेयर के ऊपर, तो अब लाइबिलिटी कितना होता है? हाँ? कैसे निकाला सर, ₹4 इंटू 10,000 शेयर्स, तो यानी कितना लाइबिलिटी होता है सर, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सिंपल लगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अ कंपनी, अरे सुनना मैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स अ company in which liability of the member is limited to the amount unpaid on shares held by them। अरे सुनो, liability, company limited by liability means, sorry, company limited by share capital means a company in which liability of the member is limited, liability of the member is limited to the amount unpaid on share held by him। liability of the member is limited to amount unpaid on the shares held by
या देम, समझा समझा? अरे सिंपल है ना, अनपेड amount unpaid on the share held by them, amount unpaid on the share held by them, amount unpaid on the share held by, amount unpaid on the share held by, अरे बोलना, amount unpaid on the share held by, ठीक है हो गया डेफिनेशन यार। अब बोलते हैं, बोल के सुना। शिट, चलो कोई बात नहीं, बाकी वाला Company limited by शेयर कैपिटल means the company in which the liability of the member is limited to the amount unpaid on the shares held by them. वेरी गुड, liability of the member is limited to amount unpaid, to amount unpaid on shares held by them. अरे liability of member is limited to amount unpaid on the share held by them, amount unpaid on share held by, इतना तो याद हो गया ना भाई, amount unpaid on share held by, बोलना, ए बोल के सुना दे फटाक से एक बार। Liability of a company. The liability of a shareholder is the liability. हाँ ठीक है ठीक है, Is the unpaid amount of the shareholder. वेरी गुड, अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, आगे का अपने आप फ्रेम कर दो, अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, इतना याद हो गया? अरे भाई इतना तो याद हो गया, अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, बस पूछना मत, याद हमको हो गया, कसम से बता रहा हूँ मैं, पूछना मत आप बस, ठीक है आगे बढ़े। देखो हमने इस पे पूछा आप क्या कहेंगे एसीपी साहब, याद हो गया ना बच्चों को? उन्होंने कहा कि दया तुम कुछ भी करना, बस दरवाजा मत तोड़ना। देखो चलो थोड़ा सा और लेते हैं। मैंने आपको बोला तीन तरह की कंपनी लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो मोटा मोटा तीन तरह की कंपनी। पहला होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, वो क्या लिमिटेड के अंदर, लिमिटेड के अंदर दो आता है ना, तो टोटल तो तीन ही हो गया ना, लिमिटेड के अंदर दो और अनलिमिटेड के अंदर नॉर्मल अनलिमिटेड। तो लिमिटेड के अंदर दो कौन सा, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी, और फिर तीसरा हो गया अनलिमिटेड। तो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल अगर आप सर्वे करो और आप देखो कितनी कंपनियां लिमिटेड बाय, तो आपको पता चलेगा 99% कंपनी शेयर कैपिटल द्वारा लिमिट किया, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल बनाते। 0.99% कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है, 1 in million टाइप कंपनीज होता है अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है? तो आपको कल को एज ए सीए आप आर्टिकल में गया, आपको पूछे भैया कौन सा कंपनी प्रेफरेबल होगा, शेयर कैपिटल की गारंटी की अनलिमिटेड, तो आप नॉर्मल आंसर क्या होगा, सर शेयर कैपिटल। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा होगा ना जहाँ गारंटी और अनलिमिटेड भी सिचुएटेड होगा, सॉरी सूटेबल होगा, तो आप गारंटी कंपनी कब सूटेबल होगा इसके ऊपर हमको डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम समझते हैं कि गारंटी कंपनी में होता क्या। ये एक बात बताओ, एसीपी का एग्जांपल अगर लेते कि एसीपी 10,000 शेयर ले रहा है ₹10 के, सीआईडी प्राइवेट लिमिटेड में मैं एसीपी हूं और मैंने कहा कि मैं कितने शेयर ले रहा हूं, 10,000 शेयर ले रहा हूं ऑफ ₹10। ये पैसा मुझे कब देना है, जब शेयर्स पे कॉल करेगा, जब शेयर्स पे कॉल करेगा तो ये कॉल इमीडिएटली भी कर सकता है, ये कॉल लाइफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ बीच में भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, या फिर एंडिंग में भी भाई हो सकता है ना, अनपेड मेरा ₹2 अनपेड है, वो लास्ट में वाइंडिंग अप के टाइम पे ₹2 हमसे ले सकता है, कभी भी कर सकता है। यानी कि कंपनी बनते भी ले सकता है, ड्यूरिंग द लाइफ भी ले सकता है, एट द एंड भी। गारंटी में ऐसा नहीं होता, गारंटी में अगर मैं बना हूं ना मालिक, मेंबर, मैं शेयर होल्डर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेंबर। गारंटी कंपनी में कभी भी शेयर होल्डर नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मेंबर। तो जब मैं मेंबर बनाऊं ना गारंटी कंपनी में, तो यहाँ पर मैं इनिशियली कुछ पे करूं ऐसा जरूरी, ड्यूरिंग द लाइफ भी मैं पे करूं ऐसा जरूरी, मैं सिर्फ एक गारंटी देता हूं। मतलब समझना, मेरे को संयुज ने बोला साहब हम एक कंपनी बना रहे हैं, मैंने कहा बढ़िया बात है, बहुत बधाई हो, लेकिन बधाई देने से नहीं चलेगा, आप भी मेंबर बनो इसमें, मैं कंपनी में। कैसी कंपनी, कह रहे गारंटी कंपनी, मैंने कहा जरूर मेंबर बनेंगे। संयुज ने कहा हम 4 लोग मिलकर कंपनी बना रहे। संयुज ने कहा मैं 5 लाख रुपए इस कंपनी में गारंटी दे रहा हूं। ये 5 लाख रुपए संयुज कब देगा, क्या इमीडिएटली कंपनी बनते हुए देगा क्या, नहीं। क्या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी देगा, नहीं। कि कब देगा, जब कंपनी मर रहा होगा तब लास्ट में कितना रुपया देगा, 5 लाख। समझना। अभिषेक से पूछा बेटा अभिषेक तुम कितने रुपए दोगे, अभिषेक ने कहा कि मैं साहब 2 लाख रुपए। याद रखना अपना अपना अमाउंट, ठीक है। 5 लाख उसने कहा, 2 लाख इसने कहा। कपिश से पूछा, कपिश ने कहा 5 और 2 बोले मैं तो 1 में निकलूंगा। कपिश ने 1 लाख रुपए का वादा किया और आर्य ने 3 लाख रुपए का वादा किया। टोटल कितना हो गया, 10 लाख हो गया ना, 10 ही मिलाया था, 5 1 2 1
ओहो 11 हो गया। तो संयुक्त ने कहा कि 4 लाख में दूंगा, संयुक्त 4 लाख देगा, वो कितना 2 लाख देगा, वो 1 लाख देगा और वो 3 लाख देगा। वो 4 1 2 3 4 हो गया, चलो ठीक है। फिर आप मेरे पास है, आपने कहा कि साहब आप कितना दोगे, मैंने कहा मैं अकेला 10 लाख दूंगा, गारंटी मेरी। समझ में आया? तो क्या मुझे इमीडिएटली 10 लाख रुपए देते, क्या ड्यूरिंग द लाइफ 10 लाख, या मैंने कब, क्या मैंने कहा जब मरेगा तब दूंगा 10 लाख, अभी मुंह मत दिखाना। समझ में आया? तो मैं क्या बन गया, मेंबर ऑफ अ गारंटी कंपनी। अब सर इसमें वोटिंग पावर कैसे डिटरमाइन होगा? शेयर में तो पता चल जाता है, शेयर के हिसाब से वोट मिल जाएंगे, इसमें वोटिंग कैसे मिलेगा सर? मेन इसमें कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने 10 लाख का गारंटी दिया, टोटल मेंबर से कितना गारंटी मिला? 20 लाख का। मैंने 10 लाख का दिया, मेरे पास कितना वोटिंग रेट है? उसने कितना दिया था? 2 लाख। टोटल कितना मिला? 20 लाख का। तो इसका कितना आएगा? तेरा कितना आएगा? तूने 4 लाख का दिया, तेरा 20% बोल रहा है, 20%। तेरा कितना? 5%। तेरा कितना आएगा? बाय बैलेंसिंग फिगर, ठीक। तो हम सबका मिला के शायद इसमें 50, क्योंकि मैंने 10 लाख दिया था, 20 लाख का टोटल गारंटी, मैंने कितना बोला था? 10 लाख। तो मेरे पास कितना वोटिंग आएगा? समझ रहे? ऐसे मिला करके वोटिंग किया जाता है इसमें। समझ में आ रहा है? ये होता है गारंटी कंपनी का कंसेप्ट। हालांकि वोटिंग डेफिनेशन में क्या लिखा, डेफिनेशन सिम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ company limited by guarantee means a company in which liability of the member, company limited by guarantee means a company in which liability of the member is limited to। अब इन्होंने बोला, देखो मैंने आपको बताया इनिशियली ये नील पे करेगा, जब वाइंडिंग अप होगा तब ये पे करेगा, तब ये वादा करता है कि मैं तब पे करूंगा। वादा नहीं लिखा, लिखा अमाउंट ही अंडरटेक्स। याद रखना, प्रॉमिस कितना गंदा वाहियात शब्द लग रहा है, समझ में? मैंने कहा कि मैं वादा करता हूं मैं 10 लाख दूंगा, वादा कितना घटिया वाहियात शब्द है। अंडरटेक कैसा लगा बोलो, अंडरटेक शब्द कैसा लगा? मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। अमाउंट ही अंडरटेक क्या करने? टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। ओ बाप रे बाप, भारी बात बोल दी सर, भारी बात बोल दी। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, यहां तक तो ठीक है, इज लिमिटेड टू company limited by guarantee means a company in which liability of member is guaranteed, sorry, liability of the member is limited to कितना? limited to amount जो उसने वादा किया। इंग्लिश क्या बनेगा? अमाउंट ही अंडरटेक्स। सर ही लिख सकते क्या? मैंने बताया ना जनरल क्लॉजेज है, ही इंक्लूड्स ही, तो ही लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट ही अंडरटेक्स क्या चीज में? टू कंट्रीब्यूट टू एसेट्स ऑफ, ठीक है। कब? क्या इवेंट में देगा क्या? शुरुआत में नहीं देगा, मरेगा तब देगा। समझा ना? समझ में? डेफिनेशन समझ में? अरे शुरू में 1 भी रुपया नहीं देना रे, मरेगा तब रुपया दूंगा। अभी 1 रुपया मुंह मत ही दिखाना। शेयर कैपिटल में ऐसा होता नहीं, शेयर कैपिटल में शुरू में भी कुछ पैसा मांग सकता है, ड्यूरिंग द लाइफ में मांग सकता है, मरते वक्त भी। समझ में आ रहा है? अमाउंट ही अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। समझ में आ रहा है? लाइफ कंपनी लिमिटेड बाय guarantee means a company in which liability of the member is limited to the amount he undertakes to contribute to the assets of the company in the event of company being amount he undertakes to contribute to the assets of the company in the event of company being amount he undertakes to contribute to the assets of the company। ध्यान रखना, वर्ड इंग्लिश है, इजी इंग्लिश कैसे बनाना है सुनो ना। मैंने वादा किया, वादा क्या कहा, इंग्लिश क्या बनेगा? अंडरटेक। अंडरटेक वादा क्या, क्या करूंगा? पैसे पेमेंट करूंगा टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कब करूंगा? इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। अरे समझा ना? क्या वादा किया, क्या क्या? पहले तो वादा, अंडरटेक, अमाउंट ही अंडरटेक, क्या करूंगा वादा में? पैसा दूंगा। क्या कब दोगे? इन द टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अमाउंट ही अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कब दूंगा? इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। याद हुआ? थोड़ा याद हुआ? पक्का? अब जितना मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको ऐसे ही होगा, काफी कुछ यहाँ होगा, थोड़ा सा घर पे जाकर के 2-3 बार रिपीट करोगे ना, साथ के साथ चीजें खत्म हो जाएंगी। डोंट कीप इट पेंडिंग। समझ रहे? लॉ अगेन मैं फिर से ऐसा बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जब हम खत्म करेंगे इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बनेगा।
बहुत इजी, क्योंकि रटने का बहुत ज्यादा काम नहीं, आप ये डेफिनेशन को बना के लिख सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना आपसे, समझ रहे ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, तो इट बिकम्स इजी। जब हम कीवर्ड्स के साथ फ्रेमिंग याद करेंगे तो अपना पूरा आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से इसी बात पे बोले दे। गारंटी कंपनी, अमाउंट ही अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप, या इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इंग्लिश कुछ भी बना दे, भावना यही आनी चाहिए। वादा किया, अंडरटेक, क्या कंट्रीब्यूट करूंगा किसमें, एसेट ऑफ द कंपनी, कब, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, पक्का? सर अब ब्रेक भी दे दो बस। अब एक सुनो, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ लोग ना फोटो खींच लो, आप लोग का कुछ चीजों का फोटो खींच लो, आप इसको घर पे लिख लेना। आज मैं या कल मैं लिखवा दूं इसको, कल मैं लिखवा देता हूँ, और फिर आप कल हम इसको भी थोड़ा लिखवा भी दूंगा। आगे यहाँ से हम अपना डिस्कशन को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम 10 बजे। थैंक यू।